इस अवसर पर हम सबसे पहले उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिनका जीवन गया इस जात की आइडियोलॉजी के चलते, और उन सभी के जो परिवार हैं, हम अपनी संवेदनाओं के साथ प्रकट करते हैं। बाद में जो पता चला कि जो आतंकवादी थे, ये लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे, और इस अवसर पर क्योंकि हमें सिविलाइजेशनल नेशन स्टेट नहीं है, हम तुकाराम ओंगले को और हमारे सिक्योरिटी अपरेटस से जितने लोग थे जिन्होंने उस समय वीरता दिखाई, जिन्होंने जान दी, जिन्होंने ये इंश्योर किया कि जो क्रिमिनलिटीज हैं, जो डैमेज हो हमारे देश को कम से कम हो, हम उन सबको शतमन करें हैं। और इस अवसर पर तुकाराम ओंगले का नाम विशेष रूप से नाम आवश्यक हो जाता है, जिसने निहत्थे होते हुए एक 47 से लैस मोहम्मद अजमल साहब को घेर के पकड़ लिया, और यही शायद नहीं होता तो आज हमें बताया जा रहा होता कि हिंदू आतंकवादी थे जिन्होंने इस बर्बरता से लोगों की वहां हत्या की। अब ये जब आए थे तो इनका मोटो क्या था, क्या चीज है जो इनको मोटिवेट करती है, जो इनको उत्साहित करती है? तो उसके बारे में एक शब्द जो बार बार सुनते हैं वो है जिहाद, या इस्लामिक जिहाद कहते हैं, जिसके कारण इसको इस्लामिक टेररिज्म कहा जाता है। अब आज के सेशन में इसका हमारा टाइटल है जिहाद एज अ मोटो। हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, और ये थ्रेड वैसे तो समाज के लिए लगभग 1400 वर्षों से चल रहा है, लेकिन समय के साथ साथ रूप बदल रहा है, और अब मॉडर्न एरा में ज्यादा सीरियस और ज्यादा घातक रूप ले रहा है। हम ये कहते हैं कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे, तो शायद हम मेन पॉइंट को मिस कर जाते हैं कि उनका मोटिवेशन कहाँ है। हमने उन लड़कों को तो पकड़ लिया, आतंकवादियों को पकड़ लिया, एलिमिनेट कर लिया, लश्कर तैयबा को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है हम उसे एड्रेस कर पाए, और अगर हम देखते हैं तो शायद आंसर ना है, क्योंकि इसे पॉलिटिकल करेक्टनेस कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं एक हमारे भीतर डर था कि हमने इस इस्लामिक जिहाद को एग्जैक्टली कॉल आउट नहीं किया। संसार भर में आप जितने ऑर्गेनाइजेशन देख लें, दाइश है, ISIS से कहते हैं, बोको हराम है, हमास है, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब नाम है। ये अगर आज खत्म हो जाएंगे तो कल से और हमसे खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए आज हम जिहाद एज अ मोटो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या है जो इनको इंस्पायर करता है आतंकवाद करने के लिए, मासूम इनोसेंट कुफ्फार या काफिरों की हत्या करने के लिए। अब तो एक पुरानी टर्मिनोलॉजी में से आता है जिहाद, जिसका जब हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, लिटरल मीनिंग निकालते हैं, तो वो होता है स्ट्रगल, लेकिन जो इसका प्रैक्टिकल अर्थ है वो है जिहाद फी सबिलिल्लाह, के जो ये कुरान वाला गॉड है अल्लाह नाम का, उसके रास्ते में जिहाद करना, लड़ना। और इसे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं मेजर गौरव आर्या, जो एक आर्मी वेटरन है, इन्होंने भारतीय सेना के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया है, और आज हम जानते हैं कि मीडिया में जो चैनलिस्ट हैं उनमें इनका शुमार होता है, और अभी कंसल्टिंग एडिटर हैं फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एट पब्लिक मीडिया नेटवर्क, आर्मी वेटरन हैं, और बहुत लिखते भी हैं, और एक फेमस पब्लिक स्पीकर हैं। तो वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम विद अस। मेजर गौरव, आपका स्वागत है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेजर, आप क्योंकि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े रहे हैं, तो आपने जब वो वीडियोस देखे होंगे आपके माइंड में बिल्कुल रॉ होंगे, तो पहला थॉट क्या आता है आपके मन में जब आप इस तरह का टेरर अटैक देखते हैं और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जिसमें अपनी जान देती है? जी पहले प्रोफेसर साहब का बहुत धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए, और सिंगम टॉक्स का बहुत धन्यवाद। आपने अहम मौजू है, अहम टॉपिक पे ये टॉक रखी है। बस गया जब पहली बार मैं इसके बारे में सुना, मुझे याद है मेरे सबसे पहले दिमाग में एक बार आई कि लगातार मैं इसके बाद लिख चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ, वही अब शब्द दोबारा दोहराऊंगा कि हमारे साथ लगातार ऐसा होता चला आ रहा है, और ये आगे भी होगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, आज के दिन खासतौर से कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो सच बात है, मैं यहाँ सच बोलने और सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये आगे होगा। और आगे इसलिए होगा क्योंकि हम पाकिस्तान को कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस जिहाद ये समझा नहीं पाए। हर चीज का एक दाम चुकना पड़ा है, और अगर वो दाम इंसान ना चुके तो उसको लगता है चीज मुफ्त की है, फिर उसकी इज्जत नहीं करता। हम अपनी सिक्योरिटी, अपने मुल्क की सिक्योरिटी पाकिस्तान से शायद वो इज्जत नहीं करवा पाए जो हमें करवानी चाहिए। उसकी फौज से तो हमने इज्जत करवा ली, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। पाकिस्तानी आर्मी बहुत इज्जत करती है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी अपने जिहादी भेजती है इंडिया, और एक डेबिल का फैक्टर है उसका कि सब तो जानते नहीं, ये तो नॉन स्टेट एक्टर वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम इंडिया को हुई है। आगे भी इंडिया को प्रॉब्लम होती चली आ रही, आज में भी हुई है और आगे होगी। अगर आप इजाजत हो, अनुमति हो, तो थोड़ा और विस्तार में इसको समझाना चाहता हूँ। सर, ये जो आइडियोलॉजी है जिहाद की, एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी है। ये सबकी जिहाद खुद से अपनी कमियों से होता है, और एक जिहाद लगर होता है, और अपनी नफ्स के खिलाफ, ये सब तो बेकार की बात है। कैसे होता है वैसे होता है, हम क्या लेना देना सर जिहाद कैसा होता है, उससे मेरा कर लेना देना, उससे आपका कर लेना देना, ठीक है। हम जिहाद के मैनिफेस्टेशंस कहाँ पे दिखते हैं, हमें उसे लेना देना है, जो उसका अमल दरामद हो रहा है जमीन पे। आज तक तो मैं किसी नहीं सुना कि मैं कोई ये बोली साहब वो फलना आदमी था, उसकी शराब पीने की बड़ी आदत थी, उसने जिहाद लड़ा और शराब की आदत छोड़ दी। जो कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं कि असल जिहाद का मतलब हो, जरूर मैं मानेगा, जरूर हो, लेकिन उससे हमारा लेना देना कुछ है नहीं। कोई शराब पे अपने लिवर खराब करे, उससे आपका और मेरा लेना देना, हमारा ही लेना देना है। जिहाद के नाम लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अक्षर मंदिर अटैक होता है,
जब दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट मिलता है 3000 किलो DX मुंबई आता है 1993 में ब्लास्ट होते हैं, या फिर 611 होता है, या फिर कश्मीर होता है, या फिर पंजाब होता है, या फिर सरोजनी में ब्लास्ट होते हैं और देर इलाकों में ब्लास्ट होते हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, सेंटर हर जगह। तो हमें पता लगता है कि ये सब है ना कि सियाह के खिलाफ है और ये सब है, इस किताब बातें हैं। असल में जिहाद है, असल जो रियल जिहाद है उसका मतलब यही है कि वो काफिर है, वो वाजिब कत्ल है, उसकी गर्दन काटो, उसकी गर्दन ले दो और उससे सवाब है। दिस इज द कोर कांसेप्ट व्हिच टेररिस्ट आउटफिट फॉलोज। जब मैं पहली बार देखा ना, वही कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस के प्रोफेसर साहब दिमाग में ख्याल आया कि नो 1947-48 बाद जब पाकिस्तान अटैक आता कश्मीर में, वी डिड नथिंग। 1965 पाकिस्तान ने अटैक करा, वी डिड नथिंग। जब 1999 कारगिल में हमारे 527 भाई वीरती को प्राप्त हुए, वी डिड नथिंग। 26 वी डिड नथिंग। 1983 बम ब्लास्ट, वी डिड नथिंग। अठधाम, वी डिड नथिंग। पार्लियामेंट ट्रैक्स, वी डिड नथिंग। वी हैव बिकम द थिंग स्टेट। वी इंडिया हैव बिकम द थिंग स्टेट। क्योंकि कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजा, दम, यह पाकिस्तान को भी एहसास दिलाया है इस चीज का। और जब तक हम पाकिस्तान को इस चीज का एहसास नहीं दिलाएंगे, ये चीजें होती रहेंगी सर। पाकिस्तानी आगे सामने तीन करने की जिहाद भेजती, जिहाद की फैक्ट्री पाकिस्तान में हजारों के पास दरसे हैं। अगले 100 साल तक जिहाद भेजते रहिए, आप लेते रहिए सर। और अब खुश थे मीडिया में, हम लोग कहते हैं कि हमारे उस कैप्टन शहीद करा, हमारे उस मेजर को शहीद करा, हमारे उस कर्नल को शहीद करा, हमने आतंकवादी मार के उसका बदला ले लिया। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, ऑडियंस पूछता हूँ, इंडियन आर्मी का मेजर शहीद होता है और फिर 2 अनजान टेररिस्ट आतंकवादियों को मार देते हैं, क्या बराबर है? क्या भारतीय सेना कप्तान या मेजर या कर्नल की जिंदगी आतंकवादी की जिंदगी के बराबर है? बिल्कुल नहीं। हमारा एक मेजर, एक कैप्टन, एक कर्नल लाखों आतंकवादियों की जिंदगियों से ज्यादा कीमती है। हमें उसका कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। मेरा कंपैरिजन गलत मैं मानो, जो मैं कर रहा हूँ खुद ही गलती कर रहा हूँ बैठ के, लेकिन हमने अपने को कन्विंस कर लिया है कि ये ठीक है, हमने बदला ले लिया, हमने 2 आतंकवादियों को मार दिया। और उसके आका पाकिस्तान बैठे हैं, वैसे ही बैठे हैं। और 1989 से, खैर पंजाब में उससे पहले से कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कश्मीर की बात करूंगा, कश्मीर की बात करूंगा। वो लगातार अपने जिहादी औजार बाहर भेजे हैं। और जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने मुस्तैदी से घेरा लगाया और हम वहां पे फेंस बना दी, एंटी फिल्ट्रेशन ग्रिड जबरदस्त थी, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोकल पॉपुलेशन को रेडिकल करा जाए। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, जिसकी वजह से लोग मरे काट जा रहे हैं कश्मीर में। और बाकी वो लोग कि अभी तक कोई टचवुड बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ भारत में टेररिज्म का। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान कोशिश करना भी कर दिया, इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं टचवुड जबरदस्त काम करा है। एंड दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। 1000 बार वो रोकेंगे, भान ना करे, अगर एक बार स्लिप हो गया सोच तो पाकिस्तान फिर बम करेगा। उसका इलाज एक है सर, हम लोग वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। एंड गलती हमारी है, वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। हम लगातार गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जिस हमने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, सब बंद हो जाएगा सर। ये जादू ड्रामा सब खत्म हो जाएगा, रातों रात खत्म हो जाएगा। खुदा है कि जब हमारे जो लड़के हैं, जो भले ही वो बॉर्डर पे हो या अंदर हो, जो उनको टारगेट करके शादियों द्वारा मारा जा रहा है, तो उस समय सबसे ज्यादा क्या होती है, वो अच्छा लगता है कि हम विजुअल्स देखते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो वीरता से उनको मांगनी देते हैं। लेकिन आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया। पहली चीज तो एक हमारा जवान मरता है, एक मेजर मरा है, एक कर्नल मरता है, तो वो ये जो जिहाद के कीड़े हैं उनसे हजारों से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। हमें कभी ये तुलना करनी नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा, जैसा आपने कहा कि वी बिकम नथिंग स्टेट, वी बिकम अ सॉफ्ट स्टेट। 75 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे, हमारे लड़के, वो कोई पॉलिटिकल डैमेज या कैनन फॉर्ड नहीं होने चाहिए थे, लेकिन पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते हमने जो जेन्युइन, जो एक्चुअल प्रॉब्लम, जो उनका सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि उनके पास एक किताब है जो कहते कि तुम इनको मारोगे तो तुम जन्नत में पहुंच जाओगे, हमने उसे एड्रेस करने की बजाय वन लाइनर्स लोड कर दिए, दैट टेरर हैज नो रिलीजन, ये कुछ भटके नौजवान है। और ये सिर्फ कि पाकिस्तान आर्मी का एक प्रोजेक्ट है हमारे देश को डिस्ट्रॉय करना। जब तक हम इस तरह की मिसगाइड वन लाइनर्स अपने समाज को दे रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स को दे रहेंगे, तब तक हमारे लड़के हैं, हमारे जवान हैं, हमारे वीर हैं, वो इस तरह एक कैनन बॉर्डर की तरह यूज किए जाते रहेंगे, जो कि अब बिल्कुल कभी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि हमें एज पॉलिसी इसको आइडेंटिफाई करके ये जिहाद प्राइमरी आइडियोलॉजिकल इशू है, और जब तक हम एज अ स्टेट, एज अ रीजनल पावर, एज अ ग्लोबल पावर इसे डिसमेंटल करेंगे, तब तक हम इस लड़ाई को जवाब में ठीक है कि हमें और आगे 100 साल तक से झेलना पड़ सकता है। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक जिहाद की बात है, हमें इस्लामिक कॉन्सेप्ट, जिहाद इज वे ऑफ वॉर। तो एक लड़ाई करने का तरीका है, और वो सिर्फ एक बड़ी लड़ाई नहीं है। इट इज अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द एनिमी, कांस्टेंट फाइट अगेंस्ट द एनिमी। और ये कहा गया कि ऑल वॉर इज एक्सेप्शन। कुछ लोग कह रहे हैं, सुन्नी में कहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्लामिक फिगर्स ने बोला है, जिसने बोला है, कोई दे समटाइम्स एट्रिब्यूटेड टू प्रॉफिट मोहम्मद, कुछ मुझे नहीं पता है ओरिजिन है, लेकिन हदीस मिल जाता है, ऑथेंटिक हदीस है उसने कहा है। हाँ, और वॉर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। तो कहने की बात ये प्रोफेसर से 2-3 चीजें हैं। आप पूरी दुनिया को इसमें 2-3 इस ना पाकिस्तानी आर्मी तक वो महदूद है, हम ये कह सकते हैं जिहाद के इस्लामिक रूप से। ये काफी कॉम्प्लेक्स मामला है, और क्योंकि जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट मैं पढ़ता हूँ, और चाणक्य फोरम में मैगजीन है, डिजिटल मैगजीन का मैं एडिटर इन चीफ हूं, वो भी रन करता हूँ।
तो काफी जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मेरा रोज कनेक्शन रहता है, हम लोग बातचीत करते हैं इस मामले में। सऊदी अरेबिया ने काफी साल तक इस फंड का ना सऊदी स्टॉप, उसका ही कारण है, उसको लगा कि ये दाल नहीं गलेगी, नंबर वन, अब का समय पूरा हो गया है, नंबर टू, तेल खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जमाना आ रहा है, और भी सोच रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 4 चीजें हैं जिस वजह से दे हैव मूव टूरिज्म, मूव मैन्युफैक्चरिंग, मूव टू सर्विस इंडस्ट्री। उस अरेबिया जो चेंज है, किसी ढकी हुई बात आपको पता है, मुझे पता है, हमारे भी हो सकता है। ये पूरा इस वक्त और जो टेररिस्ट आउटफिट जो लड़ाई लड़ रही है, सीरिया में कुछ हुआ है, यमन में कुछ हुआ है, इसको छोड़ दें, जो मुख्य तौर पे मुस्लिम कंट्रीज हैं, द मुस्लिम कंट्रीज हु मैटर, वो जिहाद के बारे में आजकल हो गई। आपको यूएई से आवाजें नहीं सुनाई देंगी, आपको इंडोनेशिया से आवाज नहीं सुनाई देंगी, आपको मलेशिया से आवाजें नहीं सुनाई देंगी, आप सऊदी से आवाजें नहीं सुनाई देंगी, कोई गल्फ स्टेट से ये आवाजें आप नहीं सुनाई देंगी, क्योंकि दे हैव रियलाइज्ड अब ये चूरन देने वाला नहीं है, दे आर नॉट सेइंग इट आल्सो, दे हैव रियलाइज्ड कि सबको ऐसा चाहिए इन द एंड, पावर चाहिए। पाकिस्तान क्यों ऐसे चिपका हुआ है? पाकिस्तान इसलिए चिपका हुआ है कि पाकिस्तान, तो हमें पाकिस्तान आर्मी के जेनेसिस पे हम जाना पड़ेगा और हम समझना पड़ेगा कि है क्यों पाकिस्तान में ऐसा। जब हम समझें तब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। फिर अपने अंदर ये भी प्रोफेसर साहब की किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो भी बताऊंगा, आपकी बात से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ विराट से सीन्स। सर ऐसा है कि ये एक ही आर्मी थी सर, 14-15 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी आर्मी एंड इंडियन आर्मी वर एग्जैक्टली द सेम आर्मी। इनकी ड्रेस एक थी, इनके ऑर्डर्स जो थे एक जैसे थे, इनकी एसपीज जैसी, इनका आर्मी एक्ट, इनका डन सर्विस रेगुलेशन, इनकी ड्रेस, इनका सेरेमनी, इनका खाने का तरीका, इट वाज वन कोहेसिव आर्मी। और पार्टीशन के बाद भी काफी समय तक ये सेम ही, यानी जल्द चेंज नहीं हुई। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ही वो आर्मी जो थी वो पार्टीशन हो गई पाकिस्तान में, को इस समय कार्य बन गई, ऐसा नहीं था जी। They continued the traditions for a long period of time. लेकिन सन आनी शुरू हो गई क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की वो भी थी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप करप्ट थी, एंड आई थिंक मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत जबरदस्त कंफ्यूज थे कि उन्हें पाकिस्तान आके बनाया क्यों, अब मिल गया, उसका करना क्या है, इसका करना क्या है। मॉथ ईटन पाकिस्तान के अक्सर उन्होंने बात करी, वो लेमेंट था, दिल में एक शिकवा था कि ये भी मिला, ये भी नहीं मिला, और जगड़ भी मिल सकता और सर का कुछ हो सकता था, ये सब ड्रामा तो था। लेकिन इसके अलावा भी मॉथ ईटन पाकिस्तान आज भी है। जो हम बात करते हैं आयूब खान की, या फिर हम बात करते हैं याया खान की, जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, पाकिस्तान के डिक्टेटर थे सर, उन लोगों ने पाकिस्तान को मिलिटरिस्टिक स्टेट बनाया। मैं जहां पे आऊं सर, जहां बात है, उन्होंने मिलिटरिस्टिक स्टेट बनाया, लोगों के दिमाग में कीड़ा डालना शुरू किया कि वी आर सुपीरियर, क्योंकि हम मुगलों से आए हैं, क्योंकि फलना है, क्योंकि हम इंटेलिजेंसिया से आए हैं। अब कोई कैसे भी सर अपने डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड वजह से तो सुपीरियर होता नहीं, मतलब आरा कल ये बताया कि कर्मों के आपसे सुपीरियर होते हैं। अब मैं आपसे ये बोलूं कि मैं नॉर्थ में रहता हूं इसलिए मैं सुपीरियर हूं, अपनी गढ़ में थे मुझसे तो कोई लॉजिक नहीं है, बट लॉजिक पाकिस्तान में ये चलता है, हम ईरान से आए, तुरंत से आए, हम सऊदी से आए, तो ये दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस नैरेटिव्स जो जियाउल हक को कह रहे हैं कि जियाउल हक ने रेडिकलाइज कर दिया पाकिस्तानी आर्मी को, वो बात सच है। लेकिन इवन इन 1965 सर, इवन 1965 पाकिस्तानी आर्मी ये कह रही थी कि हमारे जो एक मुस्लिम सोल्जर है 10 इंडिया के हिंदू सोल्जर्स के बराबर है। और 1965 में ये सब डायलॉग बोलने के बाद इंडिया का एक सिपाही था, सिपाही का कोई धन नहीं होता इंडियन आर्मी में, भारत के सिपाही सर CQMH अब्दुल हमीद, जिसने अफजल जगह में वाज वन इनटू मुस्लिम फैमिली, ही वाज मुस्लिम, जिसने पाकिस्तान के आर्मड कॉलेज की रीढ़ हड्डी तोड़ दी थी, कमर तोड़ दी थी सर। 4 ब्रिगेडियर्स अब्दुल हमीद परमवीर चक्र, बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा उनका एक मकाम है इंडियन आर्मी में। बड़ा बच्चा कौन है सर CQMH अब्दुल हमीद को, परमवीर को नहीं जानता। तो ये पाकिस्तान की लोग जाएंगे यहाँ पे और क्या कर दिए, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, ये सब ड्रामा लोग अपने लोगों को डोमेस्टिक कन्वर्शन ये करते रहे। पाकिस्तान एक और चीज है हमें समझनी पड़ेगी, जिहाद गरीब के लिए सर, अमीर का कोई बच्चा जिहाद में नहीं आ रहा पाकिस्तान आज तक फौजी जनरल नहीं कह सकता कि मैं अपने बेटे को जिहाद के लिए गया ना। बड़ा अमीर बिजनेसमैन, पार्लियामेंट्री मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, कोई सेनेट मेंबर ये कह सकता कि मैं अपने बेटे को जिहाद के लिए गया। पाकिस्तान का जनरल जो है लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर, वो अपने बेटे भेजे ऑक्सफोर्ड, केम्ब्रिज, ये MIT, स्टैनफोर्ड, ठीक है सर, और गरीब के बच्चे को बोला कि तू जा जिहाद कर, क्योंकि इस्लाम का पर्चा तो तुझे लहरा, मेरा बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा और तुम्हारा बच्चा जिहाद करेगा। ये एक सिंपल सी थ्री है। तो ये कहना कि सारी की सारी कौम बिल्कुल जिहाद में उनका दिमाग खराब हो गया, ये गलत है, क्योंकि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल है पाकिस्तान में जो जिहाद लड़ रहे हैं, और उससे जो नीचे वाला तबका, जो सबसे गरीब तबका है, वो जिहाद लड़ता है। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कश्मीर में छोड़ के 1-2 इंसिडेंसेस भी ठीक नहीं हो गए, 30 साल से ऊपर हो सर कश्मीर में आतंकवाद होते हुए। कश्मीर में अफगान भी आए लड़ने के लिए, सूडानीज भी आए, चाइनीज आए, ठीक, वहां पे लेबनीज आए। कश्मीर में दुनिया का हर किस्म का मुसलमान आया लड़ने के लिए, जो कश्मीर में नहीं आया लड़ने के लिए, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं आया लड़ने के लिए।
कोई मुझे एक इंडियन मुस्लिम का नाम बता दे जो हथियार लेकर कश्मीर गया हो कि मैं खुद ही फौज लड़ूंगा। आज तक मैंने तो नहीं सुना। एक आराम का भूला का पहले ही उसने निपटा देता। ही वाज नॉट एबल टू फाइट। 32 साल में इंडियन मुस्लिम तो गया नहीं कश्मीर लड़ने के लिए। कुछ जिहादी एलिमेंट्स केरल से चल गए होंगे आईसिस या वगैरह और गए हैं कहीं, व्हाट्स अ डिफरेंट मैटर। कश्मीर भी नहीं गया। और पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में नहीं आया कि इंडियन मुस्लिम्स क्यों कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इसके पहले कि हिंदुस्तानी मुसलमानों से सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं लड़ रहे कश्मीर में, उन खुद से पूछने के तुम्हारे अमीर लोग क्यों नहीं लड़ रहे जाते, तुम्हारे जनरल बच्चे नहीं लड़ रहे, तुम्हारे बिजनेस के बड़े जो अरब पर बिजनेस है जिन लंदन में घर है, वो लोग क्यों लड़ रहे हैं, वो कभी लड़ते। जो रेड वाला है, जो दुकान में सेल्स पर्सन है, या जो डेली वेज वर्कर है, वो जिहाद लड़ता है कश्मीर। दिस इज प्रोफाइल ऑफ पीपल हु वांट टू कमिट टू जिहाद। अच्छा, जहां जिहाद की आइडियोलॉजी है कि जन्नत है, हूरें मिलेंगी, तो जो अमीर है पाकिस्तान में, जो इसके पास वसाइल हैं, जिसके पास फैसिलिटीज हैं, तो उसने तो जन्नत अपनी लंदन बना ली, न्यूयॉर्क में बनाई। उनके आसिम सलीम अजवा जो उनके जनरल पाकिस्तान आर्मी में, जिनके 150 रेस्टोरेंट्स 125 पापा के हैं, 25 से उनके रेस्टोरेंट हैं, उनकी माइन बलोचिस्तान में, उनके मिडल ईस्ट रियल एस्टेट के बिजनेस। तो उन्होंने तो उनको मरने की जरूरत नहीं है जन्नत देने के लिए, उन्होंने जिंदा होते जन्नत दिख ली। तो दो किस्म के पाकिस्तानी हैं जो जन्नत के आयशमंद है। एक वो पाकिस्तानी जो अमीर है, वो जाता इस दुनिया में अपनी जन्नत बनाता है, और जो दूसरा पाकिस्तानी है जो इस दुनिया में नहीं बनाता, उसको बोलते हैं कि भाई इस दुनिया में नहीं बना पाया तो ऊपर चले, ऊपर को उसका जन्म मिल जाए। तो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर जन्नत इन देयर ओन वे, मैनेजिंग समहाउ। आप ही पॉइंट पर देना चाहता हूं, पाकिस्तान आर्मी ने रिलीजन जो बनाई करना शुरू करा, जो प्रोजेक्ट जिसमें कुछ दशकों के लिए रुक गया था, ऑन ऑफ स्टॉप गो वाला प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोफेसर आप क्या कि इन्होंने शुरू कराई 1980s में, अर्ली 80s में अफगानिस्तान जिहाद के। वो जिहाद के भी बड़े अच्छे रूप हैं, रंग हैं। जो अमीर थे उन्होंने सीरियस से पैसा लिया। अब आप देखिए प्रोफेसर साहब कितनी बढ़िया चीज है ये। जो अमीर थे, जो जर्नल थे, ब्यूरोक्रेट थे, जो सियासतदान थे, उन्होंने अब पैसा लिया अमेरिकन से, और अमेरिकन से पैसा लेने के बाद उन लोगों ने क्या करा कि गरीब को बोले कि बेटा तुम जाओ और अफगानिस्तान में जिहाद लड़ो। तो जो अफगान थे, जो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे रशियन साथ, वो लड़ रहे थे, इन्हें यहाँ से मदद से भेजना होगा। जो तालीम याफ्ता लोग थे, तालीम हासिल कर रहे थे, तो जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनसे ना तालिबान बन में जो तालीम ले रहे हैं वो तालिबान है, वहां से शुरू हुआ। सो यूज ऑफ रिलीजन एज अ टूल स्टार्टेड दिस पाकिस्तानी एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये बहुत पहले चलता है, मैं ये कह रहा कि 80 शुरू हुआ था, पर 80s इसने मंट पकड़ा। इन्होंने अमेरिकन से पैसे लिए और खुद की सोसाइटी जो ऑलरेडी रेडिकलाइज थी उसको स्टेरॉइड्स पे लाया, रिलीजन के उनको स्टेरॉइड्स दिए, उनको सुपर रेडिकलाइज किया। आज तारीख जो पाकिस्तानी होते हैं प्रोफेसर साहब, और ये कहते हैं कि अब हमारे 80,000 लोग मर गए टेररिज्म के खिलाफ करते हुए। ये कौन है सर 80,000? कौन है 80,000? इन मारा इसने पाकिस्तानी मुस्लिम्स ने, पाकिस्तानी मुस्लिम मारा, क्योंकि जो पाकिस्तानी अशाफिया, जो पाकिस्तानी टीम थी, ठीक है सर, पाकिस्तानी टीम ने ऐसा कि हम मरेंगे, आप हम पैसे। जनरल साहब बोला कि मेरा बच्चा ऑक्सफोर्ड जाएगा पढ़ने के लिए, गरीब का बच्चा अफगानिस्तान जाएगा लड़ने के लिए, फिर कश्मीर जाएगा लड़ने के लिए। तो ये जो इनका जिहाद है, ये पर जिहाद भी नहीं है, ये लालच पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन ग्रीड। And I have done detailed research and detailed study on this. This entire structure of so-called modern jihad of the Pakistani state, है ना? ये शेख रशीद हैं, मिनिस्टर इंटीरियर शेख रशीद अक्सर बयान देते कि बिरला मंदिर की घंटियां भारत में बंद हो जाएंगी और पाव के लोग बम हैं, हमारे पास ऐसा में जो हिंदुओं को मार देगा, मुस्लिम्स को खरोद नहीं लगा। ये उनके मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए, शेख रशीद खुद कहता है कि जब बम, जो न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन होता इंडिया करा था, शेख रशीद खुद कहता है ऑन रिकॉर्ड से मैं भाग गया था मुल्क से के बाद। शेख रशीद ने बोला कि भाई मुझे ना डर लगा कि जंग ना हो जाए, ये भाग गया मुल्क से, मुल्क छोड़ भाग गया। तो ये लोग हैं जो खुद दुबई में जाकर बैठ जा रहे हैं क्योंकि अरबों पर देश को लूटा है। तो ये लोग जाकर बाहर जाएं, ये लोग जाकर हम लंदन बैठ जाएंगे। जो रेडी वाला है, जो सबकी सफाई करता है, जो झाड़ू लगाता है, वो जो दुकानों में काम करता है, वो जो डेली लिबरल है, लेबर शॉप करा रहा है, वो जो कि 200 300 400 रुपए झाड़ी खाता है, उन सबको बोल के कि देखो तुम्हारी जिंदगी में जन्नत तो है नहीं, अगर तुम्हें जन्नत जाना है तो ये रास्ता है, हथियार पकड़ो, कश्मीर जाओ और मारे तो जन्नत पहुंच जाओगे। दिस हाउ दे सेल इट। So my question is that did it all start with Zia ul Haq or has it been going on the पहले? ये ऐसा है, जिया उल हक ने इसको मोमेंटम दिया, जिया उल हक इसको एक स्ट्रक्चर दे दिया, खाका बना दिया। उल हक दिमाग तो इनके पहले खराब है, ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान आ रही है दिमाग पहले खराब है, लेकिन वहां पे ऐसा में असल चला था। इस्लामिक जनरल्स हुआ करते थे, फिर वो सैंडर्स एजुकेटेड विस्की स्विंग जनरल्स हुआ करते थे, गोल्फ प्लेइंग जनरल्स, गोल्फ भी कहते हैं जनरल्स, गोल्फ फाइट जनरल्स ले अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट पाकिस्तान, आई मीन अमेरिकन्स प्ले एवरीबॉडी दिस। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एक वेस्टर्नाइज्ड आर्मी लाली थी, और जो इस्लामिस्ट थे उनकी आर्मी में वो थोड़ा लोअर प्रोफाइल में रहते थे, वो लाली इग्नोर्ड। पीपल लेड अ वेरी मॉडर्न लाइफ, और उनकी थिंकिंग में काफी मॉडर्न थी। हम करते वही है, चोरी चारी वाले में इंटरलीव कर लिया, लार्जली देयर लेवल सेट। जिया उल हक ने क्या करा, जब जिया उल हक ने खून करवा दिया, कत्ल करवा दिया जिया उल हक ने,
जुल्फिकार अली भुट्टो का, उसकी भी थ्रू हुई नहीं हम, खास तौर से वेस्ट में। साहब आपने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अपने डोज कर दिया, उसको मर दिया इनसे, और आप खुद काबिज हो गए, आप खुद मार्शल मिनिस्टर, चीफ प्रेसिडेंट वगैरह बन गए। तो जियाउल हक को कुछ तो चाहिए था कि कुछ तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करूं, और बड़ी बेइज्जती रही, बड़ी बदनामी रही है। तो जियाउल हक ने क्या रहा कि अमेरिकन को प्रपोज दिया, और अमेरिकन को एक प्रपोजल में ये बोला कि जिस तरीके से आपको यानी अमेरिका को वियतनाम में जलील करा गया था, और रूस ने जलील करा था कि वियतकॉन्ग को रूस ने ट्रेनिंग थी, रूस ने हथियार दिए, रूस ने फंडिंग थी, डायरेक्शन देते, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, टेक्निकल डायरेक्शन तो नहीं दिया। उसी तरीके से ये आपके बहुत बड़ा मौका है कि आप लोग जाके रूस को जलील करें अफगानिस्तान में। आपको कुछ नहीं करना, आप हमें यानी कि पाकिस्तानी आर्मी को पैसा दीजिए, हम लोग की सब काम करेंगे। तो पाकिस्तान के बीच में ऐसा भी आया। अब क्या हुआ कि एक लेवल तक अफगान लड़े, बहुत अच्छा लड़े, एंड दे गिव वेरी गुड अकाउंट देमसेल्व्स। प्रॉब्लम यह है कि जब ज्यादा भेजने की जरूरत पड़ी तो इन्होंने खुद के मुल्क में रेडिकलाइजेशन करा। वो रेडिकलाइजेशन पैसे था अवेलेबल, जियाउल हक ने कोई नया काम नहीं करा, बट जियाउल हक ने उसमें स्टेरॉइड्स डाल दिए, जियाउल हक ने उसको स्टेट की सैनिटी दे दी। जो चीज शोरूम में पड़ी थी, जो चीज जिसको कहते गैराज में बंदी, उसको लाके जियाउल हक ने ड्राइंग रूम में बैठ दिया। अब पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स की लंबी लंबी गाड़ियां हो गई, ऑफिस के बीच में छुट्टी मिलने लगी नमाज पढ़ने के लिए, और जो एसीआर्स होते थे, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती थी ऑफिसर्स की, उसमें भी कॉल आने लगी, साथ कितने अच्छे मुसलमान हैं। तो जब आपने करियर प्रोग्रेशन को जब इस्लाम से लिंक कर दिया, तो जो पाकिस्तानी फौज थी फिर वो उसी रास्ते लगाई। अगर आप पुरानी फौज देखेंगे 1921 वॉर के पहले की, तो आपको जनरल दाढ़ी वाले देखेंगे ना बराबर, लेकिन जियाउल हक के बाद सबकी माशाल्लाह अच्छी दाढ़ी, बिकॉज दाढ़ी दिखे सिंबल ऑफ इस्लाम। जियाउल हक खुद नहीं थे, तो उसमें सभी और रखवा दी, तो थोड़ा बदमाश है इस्लाम। तो जियाउल हक ने कह रहा कि फिर इसको रेडिकलाइज करें पूरे हमले को, और उसको एक स्टेट सपोर्ट दिया। और वहीं एक प्रीचर था, इस्लामिक प्रीचर था, जो कि यंग था उसको, तो उससे पूछे तुम क्या करते हो, तो उसने बोला कि ना मैं चैरिटी रन कर रहा हूँ, एक एनजीओ रखा हूँ, जिसमें कि वो अफगान जिहाद में जिन लोगों के पैर कटे हैं, हाथ कटे हैं, जो मर गए हैं, तो उन बेवाओं का ध्यान रखते हैं, जो डिसेबल्ड हैं उनका ध्यान रखते हैं, लोगों का ऐसा करा करते हैं। और उस आदमी ने बड़ा कश्मीर के बारे में बोल के साथ बड़ा, मैं तो जाऊंगा कश्मीर लिए जंग दे दूंगा, और हिंदुस्तान अपने आपको क्या समझता है, और हिंदू अपने आप क्या समझते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। तो जियाउल हक काफी इम्प्रेस था। तो एक रिलीजियस काउंसिल थी उलमा की, तो एक यंगस्टर वहां पे के बैठा है उसके अंदर, भी होगा वक्त, तो प्रीचर, तो वो प्रीचर ने जाके एक तंजीम बनाई जो कि कश्मीर जिहाद लड़ने लिए अर्ली 90s में उतरी। उस तंजीम का नाम था लश्कर-ए-तैयबा, और प्रीचर का नाम हाफिज सईद। इस तरीके से पाकिस्तान ने अपने पंजे कश्मीर में लड़े, इस तरीके से पाकिस्तान ने जिहाद का इस्तेमाल करा भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। जी जी जैसे साहब, जब हम ये बात करते हैं कि जो अमीर है उनके पास सारे रिसोर्सेज पहले से हैं, उनके लिए जन्नत यहाँ बनी हुई है, लेकिन जो अब उनके पास अच्छा टूल है कि कुरान की मिशन है कि जिहाद आपके लिए फर्ज अल्लाह की ओर से क्लियर हो गया, जो कुरान वाला वर्ड है, तो जो वहाँ का गरीब है वो इस ढंग से ना आएगा, पछताएगा। वो कि अगर वो अपने घर के अंदर जिहाद रहे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं, अपने आपको मारते हैं, काटे रहे, वो हमारे लिए कुछ नहीं। लेकिन जब वो इस गरीब तबके को रेडिकलाइज करके लेके आते हैं, हमारे इशू ये है कि अमीर ने गरीब को भेजा यहाँ पर, लेकिन हमारे जो लड़के हैं वो उसमें मरते हैं, हमारा देश जो है उसको डिस्टेबलाइज करते हैं। तो और दूसरी चीज, जब हम अपने देश की बात करते हैं, तो यहाँ अब्दुल हमीद जैसे लोग हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया हमारे देश के लोगों के लिए, और हमारी जो मिलिट्री है उसका जो एथोस है वो इस तरह के हैं, तो ये हम क्रेडिट जो देंगे वो अपनी मिलिट्री के एथोस को देंगे। और तीसरी जो हो जाती है, अब्दुल हमीद जैसे लोग जो है वो कुरानिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुसलमान है ही नहीं, हम नहीं उनको मुसलमान मानते हो, बट द मेयर फैक्ट कि काफिरों की सेना के लिए लड़ रहा है, कुफार के लिए लड़ रहा है, दरुल हर्ब से दरुल इस्लाम के सामने लड़ रहा है, तो वो उस डेफिनेशन में मुसलमान नहीं बैठा। अब इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि तो वहां से दरसों से जो निकल रहेंगे, जिहादी फैक्ट्री जो बनी है वहां से वो आते रहेंगे, उनके पास इसकी कोई कमी आने वाली। बस हमारे यहाँ पर मदरसे इतने सारे खुल चुके हैं, वहां पर हमारे लिए एक किंग टाइम बॉम्ब की तरह वो काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजों को हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स के चलते हुए हम बोलते हैं कि मजा नहीं सिखाता आपस में प्यार करना, जबकि वो उनके डॉक्ट्रिन में, उनकी जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके अंदर माइंड है। मैं प्रोफेसर साहब को जवाब देता हूँ। जो आर्मी की इथॉस है, इंडियन आर्मी का इथॉस है, इंडियन आर्मी का इथॉस थोड़ा सा अलग है इस मामले में। हमारे यहाँ सरदार स्थल होते हैं, और मेरी खुद यूनिट उत्तरा को आपको बता दूं, ये चीज़ थोड़ा सा अटपटी लगती है सिविलियन ऑडियंस, क्योंकि हम कभी देखा नहीं है, पर मेरी खुद यूनिट है 17 में मुस्लिम ऑफिसर्स हैं वो, क्योंकि यूनिट और हिंदू यूनिट है, कौन यूनिट प्योर मौनी। तो मेरी यूनिट में जितने भी जवान हैं 100% वो जवान, क्योंकि सब मौनी वहाँ पे कुमाऊं यूनिट है। लेकिन अभी यूनिट मुस्लिम ऑफिसर अभी भी कर रहे हैं। मैं क्रिश्चियन ऑफिसर को बन करता अपने सामने देखा, कर्नल ड्रूज हुआ करते, गॉड एस सोलीज मोर, वो मेरे से रह चुके हैं गुरदासपुर में, उन्होंने 10 बार मेरे सामने आरती रही है। सब मुस्लिम ऑफिसर मेरी यूनिट के, मैं नाम नहीं बिकॉज स्टिल दी आर कर्नल रैंक है। तो फौज ये सब बता कि आपने बिल्कुल ठीक, वो इंडियन आर्मी का ही ना। अब बात मदरसे की,
मदरसे में क्या होता है कि आपको एक वर्ल्ड व्यू दिखाया जाता है कि ये दुनिया है, ये खाका है, और उसमें मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली सिखाते क्या है, लेकिन ये बात भी सच है कि ज्यादातर रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स निकलते हैं। सब बात नहीं है रहा। ओसामा बिन लादेन तो सिविल इंजीनियर था, जवाहिर इज अ डॉक्टर और वाज अ डॉक्टर, जरा हम गया इसके ऊपर डिबेट, लेकिन जो मदरसे से निकले हैं काफी हद तक रेडिकलाइज्ड मिले हैं, काफी तक रेडिकलाइज्ड मिले हैं, क्योंकि इनको सिखाया गया है एक तरीके का माइंडसेट, इनको बताया गया है। ये भी एक सच्चाई है। आप सिर्फ अनंतनाग में, कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में 500 से ऊपर मदरसे थे, जिसमें कि जमात इस्लामी के ज्यादातर आई थिंक 150-200 जमात इस्लामी के थे। वहां से हिजबुल मुजाहिदीन का कार्डर निकला है पूरा, वहां पूरा हिजबुल मुजाहिदीन का कार्ड वहां से निकला है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है इनकी, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, उस पार्टी के कार्डर कहाँ खत्म होते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन कहाँ शुरू होता है, और हिजबुल मुजाहिदीन कहाँ खत्म होता है, वहां जमात इस्लामी कहाँ शुरू होती है। एनडीए ने रेड्स गई हैं, ये स्टोन पेल्टिंग अचानक कैसे होकर कश्मीर में, अचानक ना के बराबर हो स्टोन पेल्टिंग, ना बराबर, ये क्यों हुई है? क्योंकि जो जमात इस्लामी के लेवल पे फंडिंग हो रही थी बाहर हुंडी से, या फिर जो पैसा आ रहा था हवाले से, वो सब इन्होंने कर दी, इनकी फंडिंग बंद दी है इन्होंने। दे हैव यूज्ड रिलीजन एज अ टूल इन मदरसास। और देखिए कल का जो जमात इस्लाम का कार्यकर्ता है या उस मेंबर है, आज का टेररिस्ट होगा, चांसेस आर वेरी ब्राइट कि ही विल जॉइन तंजीम, वो हिजबुल जॉइन करे, वो जैश जॉइन करे, लश्कर जॉइन करे, ये वैली में है। इनफैक्ट जी बख्शी से यहाँ पे उन्होंने तो नहीं जिंदगी की काफी सर्विस वैली दी है, कश्मीर दी है। अब जनरल आपसे पूछे, आप बताएं, ही इज रिटन अ वेरी वंडरफुल बुक द किशोर कंडम, और उस बारे में जो साहब 9 सेक्टर आर के कमांडर थे, व्हेन ही वाज ब्रिगेड कमांडर 9 सेक्टर इन्हें कमांड करा है जनरल डी बख्शी ने। तो जनरल डी बख्शी बताएं आपको कि विस्तार में ये है क्या, ये जो पाकिस्तान ने बड़ी सक्सेसफुली जिहाद को कमर्शलाइज करा, जिहाद वेपनाइज तो पहले से था, पुट ऑन स्टेरॉइड्स, हाँ इंडिया, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि नाउ पाकिस्तान इज बर्निंग। हम तो कश्मीर तक उसको आइसोलेट कर दिया और वहां पे भी टेररिज्म 80% कम हो गया कश्मीर, डिस्पाइट द रैंडम एक्ट ऑफ किलिंग जो आप अनफॉर्चुनेट जो सुनते रहे, हमने कश्मीर तक काफी हद तक छोड़ो को महदूद रख दिया है। लेकिन पाकिस्तान के तो गली मोहल्ला में फूट, बिकॉज जिहादीज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। आपका प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम हो ना हो, आपका बादशाह मुस्लिम हो ना हो, टेररिस्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकता कोई हो। किसी को अगर लगता है, किसी को लगता है कि टेररिस्ट है वो पाकिस्तानी आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी ही टेररिस्ट तंजीम को कंट्रोल करती है, बेशक, अगर कोई सोचता है कि सारी टेररिस्ट तंजीम जल्दबाजी की जेब में, दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि तरीके तलिबान पाकिस्तान रोज मार रहा है पाकिस्तान सोल्जर को, रोज मार रहा है पाकिस्तानी सोल्जर को, दिन में आता चलो अटैक नहीं करे, अगर मारते नहीं तो मारने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक चाहिए स्लाइटली यू नो, जब आज होता है ना, लेयर्स ऑन लेयर्स लाइक अनियन, इट्स दैट, इट्स नॉट लाइक सिंपली जिहादी सबिल्लाह अटैक करे, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, इसमें इकोनॉमिक्स मिक्स्ड है, इसमें जियोपॉलिटिक्स मिक्स्ड है, इसमें फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी भी मिक्स्ड है, नेशनल सिक्योरिटी मिक्स्ड है, टेररिज्म भी मिक्स्ड है, रिलीजन भी मिक्स्ड है। तो ये काफी खिंची टाइप की सभी। जी, तो अगर जब तक हम इनको इससे बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि दे टेकिंग टाइम फॉर अस, आज नहीं तो कल एक्टिवेट हो सकता है। तो और फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उनके पास एक किताब है जो उनको इसके लिए प्रोवोक करती है, जो बोलती है कि तुम्हारी सुप्रीम मीटिंग ये बातें बोल रखी हैं व्हिच आर नॉन नेगोशिएबल। तो क्या इससे लड़ने के लिए हमें उन्हें वापस लाने की आवश्यकता नहीं है? जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इनको वापस लाना पड़ेगा, तो क्या वो एक सोल्यूशन हो सकता है इसके? देखिए, जहां तक ये है कि कुरान में जिहाद बोला गया, लड़ने की बात अच्छे, लेकिन जिहाद की शायद है, ऐसा नहीं कोई भी पैराग्राफ तुगा करके मैं जिहाद लूंगा। वायलेंस इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ स्टेट, इवन एज पर कुरानिक इनजंक्शंस। सिर्फ एक स्टेट जिहाद लड़ता है, सिर्फ स्टेट जिहाद डेयर करता है, इंडिविजुअल कैन नॉट डेयर जिहाद। तो मैंने पढ़ी है कुरान के चैप्टर्स में पढ़े हैं, तो उसमें भी शरायत हैं जो जिहाद हम समझते हैं कि बोला है कि जहां तुम्हें गैर मुसलमान में उसको चाह मार दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिहाद प्रोसेस बिल्कुल है, कुरान में जिहाद को इनकरेज करा गया है, जिहाद आप लड़िए ये कहा गया है, बोला है आपका फर्ज है, लेकिन जिहाद कौन लड़ सकता है, किन शर्तों पर लड़ सकता है, कौन उसको डिक्लेयर कर सकता है, कौन उसको लीड करता है, इससे डायरेक्टिव्स दिए गए 1 2 3 5 कि इस शर्तों पे जिहाद लड़ा जा सकता है। ये मैं खुद पाया, इसलिए मैं जो ने खुद पढ़ी मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ एक बादशाह है या उस समय बादशाह होते तो प्राइम मिनिस्टर का तो कॉन्सेप्ट था। तो ये जो जिहाद है, ये कई सूरों में ये भी लिखा गया है कि जिहाद आप भी लड़ेंगे जब आप थ्रेटेन हो, जब आपके खिलाफ जुल्म हो। तो और कई जगह ये भी लिखा है कि जहाँ पे आपको अनबिलीवर ले आप मत दो, ये भी लिखा हुआ है। जी, इसमें एक और जो प्रॉब्लम रहती है इस्लाम का डॉक्टर है अल-तक़िया का, कि आप झूठ बोल सकते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत बार इस तरह की कानिक इंजंक्शंस आपको प्रेजेंट तो करते हैं, बिकॉज़ यू बीइंग नॉन मुस्लिम, हम उस बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन वंस यू स्टार्ट गोइंग टू कुरान, तो वहाँ पे आपको स्पष्ट दिख जाता है कि जो मुजाहिद है, जो जिहाद करने वाला है, उसको किसी की वेट नहीं करनी। जहाँ है, जैसा आपने बोला कि बड़ी क्लियर इंजंक्शन है कि आप काफिर को जहाँ पाओ मार दो, उसके अल्लाह जो है, जो कुरान वाला गॉड है, खुश होता है। तो दैट इज व्हाई इसमें जब ये डिस्टिंग्विश करने लगेंगे हम फिर फंस जाएंगे, और पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते हम जो कोर इशू क्लियर उसको मिस कराएंगे। जब हम
और दूसरी चीज कि यहाँ पर जो आप पुराने टेक्स्ट देखते हैं, जिहाद जो एज अ टर्म आता है सिर्फ 35 बार आता है, लेकिन 123 बार क़िताल फी सबिलिल्लाह आता है। क़िताल यानी यू हैव टू मर्डर देम, कत्ल करने का पूरा लगा आता है। जब इस तरह से इट्स जस्ट लाइक थिंक कि आप अगर शराब की गाड़ी चला रहे हैं तो चांसेस एक्सीडेंट होने के बढ़ जाते हैं। लाइकवाइज अगर आपके पास कुरान है, आप उसे बिलीव करना जिस दिन शुरू कर देंगे उस दिन आप मुजाहिद बन जाएगा, उस दिन आप सिविलाइजेशन के लिए करेक्ट बन जाते हैं। तो एज लॉन्ग एज दैट टेक्स्ट रिमेन्स विद, एज लॉन्ग एज उसको सैंक्टिटी प्रोवाइड की गई है कि ये एक डिवाइन इंजंक्शन है, तब तक लोग इस ट्रैप में फंसते रहेंगे बार, क्योंकि एज लॉन्ग एज यू आर थिंकिंग नॉन नेगोशिएबल है, पूरी पूरी को नॉन नेगोशिएबल है और उसी में इंजंक्शन है, उसी को वो वहीं से मोटिवेशन ले रहे हैं। तो अगर हम किसी तरह इनको इस विशेष सर्कल में से बाहर निकालते हैं, दैट विल नॉट बी बेटर ऑप्शन फॉर अस। और प्रोसेस साहब इसके बारे में मेरी इतनी नॉलेज है नहीं कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बट हाँ, मैं अखबार में पढ़ा था कि इस चीज़ को समझ के थोड़ा सा ये जो मोहम्मद बिन सलमान है जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उसने ये बोला था कि कई सारी ऐसी हदीस हैं एंड वाज रेफरिंग टू द हदीस व्हिच यू नो प्रोवोक वायलेंस एंड ऑल दैट, इसमें मैं विश्वास नहीं करता, मैं इनमें बिलीव नहीं करता। तो जैसे ये जनरली इब्राहिम फेस का ये है कि इट्स नॉट जस्ट इस्लाम, इट्स देयर इन द ओल्ड टेस्टामेंट आल्सो कि गॉड विल स्माइट डाउन विद फायर और जलोगे और ये सब, यू नो दिस इनफेल काफिर का कांसेप्ट, दिस इज नॉट यूनिक टू इस्लाम अलोन, दिस इज इन द एब्राहमिक इट्स। तो ये सारे कि तुम क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन, लेकिन क्रिश्चियंस डोंट टेक सो सीरियसली, मतलब वो क्रूसेड में लड़े होंगे, दे हैव ग्रोन आउट इट, दे हैव ग्रोन, उनको इंटरेस्ट नहीं, पैसा कमा रहे हैं, अपना मजे कर रहे हैं, लोग उनको तो ना इंटरेस्ट नहीं सब चीज़ों। एक और चीज़ है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर अगर जापान निकाले 2 मिनट के लिए, तो यू विल सी सेकंड वर्ल्ड वॉर क्रिश्चियंस वर फाइटिंग अगेंस्ट क्रिश्चियंस। हिटलर वाज कैथोलिक जी, तो हिटलर की लड़ाई इससे, हिटलर यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे बेल्जियम है, यहाँ पे दुनिया भर की दुनिया लड़ाई हुई और अमेरिका में आगे लड़ाई कूद गया हार के बाद। ऑल इसेंशियली अगर आप जापान को निकाल दें, उसमें कई सारे इंडियन ट्रूप्स भी थे, बट लोग ये कि इंडियन ट्रूप्स एट दैट टाइम इंडिया वाज यू नो अंडर ब्रिटिश रूल, तो अंग्रेज समय काबे से यहाँ रूल कर रहे थे, तो यहाँ पे भेजा, किस वक्त में भेजा, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आती है उसमें नहीं जाता, लेकिन फैक्ट ऑफ मैटर ये जो है कि कहीं ना कहीं रेफॉर्मेशन है क्रिश्चियनिटी में, वेदर प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है या उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फिर लोगों ने बोला कि ये सब खत्म करिए, सब ये बनता है, तो वहाँ पे अब क्रिश्चियन ये सब नोबडी फाइट फॉर क्रिश्चियनिटी, नोबडी से कि लोग क्रूसेड्स लेते हैं, तो ये अब पता नहीं कोई मुस्लिम वर्ल्ड से ही कोई आवाज आए जो फॉर्म करे या लोगों को वो उठाए, पर जब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैं ये कह रहा कि अभी करता हूँ प्रोफेसर, मैं ये अपना अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट देखा रहा, जितने मैंने मुस्लिम स्कॉलर से बात करी है, जितने मैंने जो मुस्लिम उलेमा हैं उनसे बात की है, वो यही कह रहे हैं सब विद एक्सेप्शन दैट कुरान इज नॉट रिटन बाय somebody, it was told prophet Muhammad by Gabriel, फरिश्ता जिब्रील सुनाई दी हज़रत मोहम्मद साहब को वो, एंड इट इज वर्ड ऑफ गॉड सो इट कैन नॉट चेंज, ये उनका कहना है। अब इसमें क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर। जी जी, वी आर ऑनर्ड टू हैव अस मेजर जनरल जीत बख्शी। मैं थोड़ा अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि मेजर जनरल जीत बख्शी रिटायर हुए हैं इंडियन आर्मी से और इन्होंने विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, सेवा मेडल मिला है। इन्होंने जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन थे उनका कमांड बहुत समय तक इनके पास था। दे हैव सर्व्ड एट द बीजीएमओ और जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया है और 40 से ज़्यादा किताबें, जहाँ तक मुझे जाना है 40 से ज़्यादा किताबें मेजर जनरल जीत बख्शी ने लिखी हैं अलग अलग विषयों पर। तो वी आर ऑनर्ड टू हैव सच एन एस्टीम्ड गेस्ट विद अस। मेजर जनरल जीत बख्शी का बहुत स्वागत है। Thank you for having me. I'm sorry I'm technologically challenged. जी जी, अब जब वी आर टॉकिंग अबाउट 26/11, तो जो मैं मेरे गौरव से बात कर रहा था कि उस समय हमने देखा कि किस तरह से हमारे जवानों ने, हमारे पुलिस ने, हमारी आर्मी ने किस तरह से इन जिहादियों को कंट्रोल किया, लेकिन साथ ही साथ खून तब खौलता है जब हम देखते कि हमारे बच्चे हर रोज जिहाद की बलि चढ़ जाते हैं। तो बजाय हम अपने बच्चों को एज कैनन ऑर्डर हर रोज जिहादियों के मुंह में ईट गए, क्या हमें ऐसा नहीं चाहिए कि इस पॉलिटिकल करेक्टनेस को छोड़ के जो ये एक्चुअल इशू है, उनकी मोटिवेशन जो जिहाद की है, उसको एड्रेस करके अपने बच्चों को बचा रहे हैं इसे? क्वाइट ऑब्वियसली देखिए, जो भी इस प्रकार का युद्ध होता है, यू आर फाइटिंग अ सिविलाइजेशनल वॉर लाइक वॉर एंड दिस टेंड टू लास्ट फॉरएवर एंड एवर। तो एक कंपोनेंट तो है फिजिकल काइनेटिक स्ट्रगल, जो अभी वो मारने के लिए आपको करनी पड़ेगी। देयर इज नो वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ कि साहब वी विल ओनली डील विद इट साइकोलॉजिकली, वी विल ओनली डील विद इट इन काउंटर रेडिकलाइजेशन। द फैक्ट इज इफ यू आर अटैक्ड यू हैव टू फाइट, and I would in that before I address the anti-radicalization angle, you will have to fight forward. 30 साल से ये बीमारी चल रही है, जैसे आपने बड़ा करेक्ट पॉइंट आउट किया। पंजाब में शुरू हुई थी ये 1980 के दशक में, तब सिखों को बगला कर वहां पे पंजाब में जो 10 साल जहमत हमने देखी, वो सारी हद पार कर गई थी, विशेष टेररिस्ट मूवमेंट थी। बट 10 साल के अंदर हमने उसको 1990 तक कंट्रोल कर लिया था।
द फैक्ट इज 21,000 हमारे ऑफिसर, सिपाही, सिविलियंस, पुलिस वाले मरे गए थे उसमें। फिर पाकिस्तान ने शिफ्ट कर दिया टू J&K, और वहां पे कोई 45,000 अभी तक हमारे अफराद शहीद हुए। 1993 ऑनवर्ड इंडियन मुजाहिदीन सिमी इत्यादि का इस्तेमाल करके पूरे भारतवर्ष में उसने एक बॉम्बिंग का कैंपेन शुरू किया। बॉम्ब फटे दिल्ली, 30,000 कोर्ट, जावेरी बाजार, मुंबई वगैरह वगैरह, और कोई 15,000 उसमें हमारे शहीद हुए थे। तो इफ यू डू अ बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन, आप देखेंगे 80,000 भारतीय मारे जा चुके बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तानी एजमेटिक वॉर बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, जिहादिज्म, राइट? So the simple fact is that we will have to fight kinetically, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, and we must not be purely defensive। 30 साल हम purely defensive है। What do you do after 26/11? Zero, absolute zero। And thereafter जब ये प्रेजेंस सरकार आई, तो फिर इन्होंने 2016 में उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक की। हमारे पैरा कमांडोज 3 किलोमीटर के करीब अंदर गए और 40-50 लॉन्च पैड में सोते हुए मार डाले, बगैर करोड़ से आ गए। 3-4 महीने पाकिस्तान चुरा, फिर चुगली, फिर छेड़खानी। फिर जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट में 80 किलोमीटर अंदर जाके हमारे मिराजेस ने स्ट्राइक किया, और पाकिस्तान को पहली बार लगा कि साहब ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है ये बहुत हाई चला गया है, और हिंदुस्तान रिएक्ट करेगा और उसे कन्वेंशनल वॉर छेड़ सकती है। इसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फाइट कन्वेंशनली। उनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा, ये मुल्क खलास हो जाएगा। तो 22 महीने वो चुप है। अब फिर जो चीन ने शुरू की छेड़खानी, ठीक है साहब, चीन ने छेड़खानी शुरू की लद्दाख में, और पाकिस्तान को कहा मैं हूं ना, why you worried about Indian retaliation? मैं हैंडल कर लूं। लद्दाख का one of the main motivation apart from dealing territory was this, to put India under military pressure, और बिल्कुल सही प्रेशर रहा है। एक 1 कोर स्ट्राइक और हमारा ऊपर जा पड़ा। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान को रिलीफ दिया उसने, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ने दोबारा शुरू कर दिया है। पहले वो ड्रोन से हथियार भेज रहा था इनको जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हथियार, एमिनेशन, ड्रग्स, पैसा। अब उसने शरेआम ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी है। जौहरी पुंज में कोई एसएसजी ट्रेड बंद है जिनको अभी तक लुक्का छुपी का खेल चल रहा है। सो दिस, अनलेस यू आर aggressive, unless you raise costs and consequences for Pakistan, you stop being reactive, you stop being you stop being consequence management। ये आपको निजात नहीं मिलेगी। Now coming to the point of this discussion, counter radicalization। You see, Indian Muslims, I think, शायद पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, अगर मुस्लिम पासपोर्ट्स हो ज्यादा नहीं, पाकिस्तान के और मुल्कों के बहुत जबरदस्त चेकिंग होती है उनकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इंडियन मुस्लिम्स आई थिंक आर वन कैटेगरी जिसको आर रिस्पेक्टेड वर्ल्ड ओवर बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद कंट्री लाइक आवर्स। मेरा ख्याल अब टाइम आ गया है कि हमारी जो मॉडरेट मुस्लिम मेजॉरिटी है, दे शुड आस्क फॉर रिफ्लेक्शन एंड चेंज इन आउटलुक। इस्लाम के 3 पिलर्स हैं, इज्मा, इज्तिहाद और हदीथ। ठीक है साहब, इज्मा इज द कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। Ijma means when the Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, was about to pass away, जब वो जाने वाले थे, उनको पता इल्म हो गया कि मेरा वक्त आ गया है, तो उन्होंने अपने सारे डिसाइपल्स को बुलाया, भाई मैं अब नहीं रहूंगा। तो वो नेचुरली वेरी अपसेट, वो रोने लगे, उन्होंने कहा ही आप नहीं है। तो बोले साहब फिर उनको रोकने कि आपके बाद हमारे पास क्या गाइडेंस होगी? उसने कहा कुरान शरीफ है, उसमें गाइडेंस के साथ। तो बोला साहब अगर वहां से नहीं मिली तो फिर क्या करें? तो उन्होंने बोला फिर जो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुरान को जानने वाले हैं, जो एल्डर्स हैं, उनका जो कंसेंसस है, वो जो कहते हैं उसको फॉलो करो। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ इज्मा, राइट? इज्तिहाद इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। इज्तिहाद इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनिंग। एवरी मुस्लिम इज फ्री टू रीड द होली कुरान एंड कम टू हिज ओन कंक्लूजन। कोई उलेमा उसके ऊपर थोप नहीं सकता, अपने व्यूज नहीं थोप सकता, अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं थोप सकता एज पर द होली कुरान, एज पर द होली प्रॉफिट। लेकिन हुआ क्या, जब खलीफा की लड़ाई आपस में सेशन वॉर शुरू हुई, बहुत विशेष हो गई। अब जानते हैं किस तरह पहले तो नवाजे मार डाले प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जो हदे था, जो थे हिजाब जो था, उसने प्रॉफेट उसे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी मार डाला, उनके कजन्स, उनके जो नेफ्यूज है, नीसेस है, उनको मार डाला। और किस तरह ये फैमिलीज वाइप आउट की। उस वक्त ये हुआ कि भाई हु हैज ग्रेटर क्लेम टू प्योरिटी। हम सब कुरान पढ़ते हैं, लेकिन जो प्योर इंटरप्रिटेशन है वो मेरे पास है, वो हदीस में है, which is not part of Quran, but which is जो लोग प्रॉफिट के साथ थे, ठीक है साहब, जो प्रॉफिट के उनके साहब पैगंबर साहब के साथ थे, उन्हें जो देखा, उनके एक्शन जो सुना, वो उन्होंने रिकॉर्ड किए एज हदीस। बोला साहब मेरा क्लेम है टू प्योरिटी, मेरा क्लेम है टू दिस थिंग। तो इस्लाम वाज अ वेरी डेमोक्रेटिक रिलीजन टू स्टार्ट विद, राइट? Because the tribes are not autocratic, they are quite democratic in their function, tribes of the desert. So you could have
consensus of the community. It is democratic. It is like almost like vote, and you could have independent reasoning by मैंने पढ़ी है मेरा interpretation ये. And that's very democratic. Not like when the Hasids came. You are an apostate. तू जरा अलग हटके बहुत तुम्हारा गला रेत दे. You see, फ्रांस में जाके औरतों जो चर्च जा रही है उनके गले काट देंगे सब कि उन्होंने ये किया वो किया ये बोला हमारे बर्ताव. So this is a later interpolation. इस्लाम की निजात होगी, मैं if I can use that word, उनकी redemption होगी if they modernize, come out of a time war in the 7th century AD to the 21st century. Nobody else can do this. The Muslims will have to do this. हमने देखा जब भी टेररिज्म होती है पंजाब में भी 95% of the people, 98% of the people want to live a peaceful life, want nothing to do with violence. वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, नौकरी कराना चाहते हैं, बट वो मुठभर टेररिस्ट के डर से they all fall in line. Exactly the same has happened in Islam because of a few wild minority. 2-3-4% होगी शायद, ज्यादा बढ़ गई है आजकल, बट 4-5% ज्यादा भी हो नहीं सकती. तो जो नॉर्मल मेजॉरिटी मुस्लिम्स, डिसेंट मिडिल क्लास जो काम करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कैरी ऑन विद देयर लाइफ, दे विल हैव टू रेज देयर वॉइस एंड दे विल हैव टू आस्क फॉर इज्तिहाद, दे विल हैव टू आस्क फॉर इजमा, व्हिच आर द पिलर्स ऑफ इस्लाम. And for we counter radicalization drives there, they will have to stress this. You see, when जब मैं जोशी था रोमियो फोर्स में, तो I called a meeting of the ulama with the Shia scholars and the other. You know, let's discuss this. What, because every time we used to catch terrorists alive, very rare. You know, one would try and interrogate him to try and find out, what makes him do the things he is doing. तो वो जब इस्लामिक स्कॉलर्स को हमने जौहरी में इकट्ठा किया, तो it was a very interesting discussion. वो बोले जो शिया स्कॉलर था वो बोला कि देखिए साहब, the Lord of the Quran is the Lord of the कायनात, he is not the Lord of the मुसलमीन. आप समझ में क्या कह रहा हूँ? तो कुरान का जो उन्होंने खुदा की बात करी है, खुदा पूरे कायनात यूनिवर्स का मालिक है, पता नहीं हिलता उसकी रजा ये बिना, एंड वो केवल मुसलमीन का नहीं है. कुरान शरीफ में एक वर्स है, who are you to make them believe? If we had wanted they would have believed. और हम चाहते तो वो माने तुम कौन हो? अरे साहब ये कुरान को अगर कुरान शरीफ को अगर पा जाए, there are two components, the Mecca component and the Medina component. You see, initially you find there are things like एक भी मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल. This is in the initial phase of the Quran. But when you get to the Medina phase, when you were driven out and war had started, then you find quite obviously in response to the attacks on him and his followers, he had to become aggressive. And therefore, the second component is the one which is causing all the problems today. मेजर इसमें ना एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो हम इस्लामिक डॉक्ट्रिन में देखते हैं, वो की कांसेप्ट है अल-तक़िया की. अल-तक़िया से कि you can lie to non-believer if you are trying to promote the cause of Islam. Absolutely. तो अब मकाम में when this जो आता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसके पास उसमें कोई सेना नहीं थी. It's not very powerful. At that time जो उस टाइम की जो कुरान वर्सेस हैं, they're very pacifistic in nature. लेकिन जैसे वो मदीना आता है, वो he becomes kind of warlord, उसके पास एक सेना बन जाती है, तो फिर कुरान की इंजंक्शंस है बड़ी मार्शल नेचर की बन जाती हैं. और अब ये करते क्या है, जैसे आपने उन स्कॉलर्स को बुलाया और आपको जो वर्सेस पार्शियली कोड कर देते हैं कि एक आदमी को मतलब सारी कायनात मार दिया, ये सारा वो पार्शियली कोड करते हैं बिकॉज़ दे ट्राइंग टू डिसीव. इन फैक्ट जब हम यही वर्स पढ़ते हैं, ये मदीना के टाइम की वर्स है, वो आपको बताते हैं कि इन्हें कुछ कैविट्स हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने मर्डर किया तो आप उसका मर्डर कर सकते हैं. आई फॉर आई वाला कॉन्सेप्ट है वहां पे इसी वर्स के अंदर. और फिर दूसरा है कि ये जो इंजंक्शन है बनी इजराइल यानी ज्यूज के लिए. Now skip out to the next verse. इसी के नंबर से चैप्टर 5 वर्स नंबर 33. वो एकदम स्पष्ट कर दे कि जो अल्लाह या रसूल से लगता है उसके जो हाथ पैर हैं वो उल्टी दिशा से काटो और उसको क्रूसीफाई करो, उसको सूली चढ़ाओ. ये तो एक कंपोनेंट आता है कि वो अल-तक़िया करके हमें आम नॉन मुस्लिम को इसका कर लेते हैं बिकॉज़ वी नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद द इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स. दूसरा इसमें जो आता है एक बड़ा सुंदर बात भी कि आप कुरान को अच्छा से इंटरप्रेट कर सकें. अब हैड बीन केस टू टाइम वंडरफुल कि हर कोई अपने ढंग से इंटरप्रेट करता और जो उसका पीस वर्शन शायद वो प्रिवेल करता. नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि कुरान आप क्योंकि जो का कॉन्टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जीन से आ रहा है. और आज इस्लाम कहते हैं कि देयर वाज वेरी लॉन्ग टाइम जब इसे मोहम्मद से कहा जाता था, क्योंकि वो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिस पैगंबर बोला जाता है उसी को फॉलो करना होता है. और कुरान कह रहा है कि मोहम्मद वाज द आइडियल पर्सन, ही हैज टू बी मिलेटेड, ही हैज बी फॉट. जो फॉलो उसे फॉलो करते हैं वो उसकी सुन्नत है या सुन्नत है, आइडियल मुसलमान को फॉलो करना है. लेकिन जब हम मोहम्मद का जीवन देखते हैं तो उसने बहुत सारे मस मर्डर करवाए, सुपरवाइज किया कि जीव को एक रात में 600-700 काट दिया जा रहा है, लोगों को इनोसेंट काफिरों को लूट दिया जाता है, उनके महिलाओं को बेच दिया जाता है, उनके रेप किए जाते हैं. दिस वाज ऑन एक्सप्रेस ऑर्डर्स ऑफ दिस पर्सन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हु इज सेड विद द फाउंडर ऑफ इस्लाम. और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यूज्ड टू इंडक्ट
women in his harem, क्या हरा दिया उनको अपने हर में ले आना, अगर तो कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी वाइफ बन जाएगी, नहीं होगी तो उसकी कॉन्क्यूबाइन बन जाएगी। तो दिस इज द काइंड ऑफ मोहम्मद हिस्टोरिकली व्हिच कम्स आउट द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, और ये सब उनकी हदीस में, उनकी अपनी बुक्स के अंदर से में मिल जाता है। तो जब कोई मुसलमान इसे फॉलो करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अल्टीमेटली जिहाद ही करेगा, जिहाद फी सबिलिल्लाह करेगा और टेररिज्म को फैलाएगा। लेकिन आपने बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन की कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो एक तरह से संसार से थोड़े से अलग हैं, और उसका रीजन प्रोबेबली है कि हमारा जो समाज है, हमारे देश का जो समाज है वो पीसफुल है, टॉलरेंट है। तो जिन मुसलमानों ने कुरान के इंजंक्शंस नहीं पढ़े, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का जीवन नहीं पढ़ा, हम उनसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि वो पीसफुल रहेंगे, वो कोएक्सिस्ट करेंगे। वंस दे आर वेल वर्स्ड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लाम, दे हैव टू चूज कि हम अब इस्लाम को फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। हमारे देश की आर्मी ने बहुत सुंदर ईथोस बने कि वहां पर रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन जो भी जाता है वो जिहादी नहीं बनता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हमारे देश का मदरसों में जाता है, सेम विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक बाहर से हमारे हमेशा थ्रेट रहेगा जिहाद का, और हमारे अंदर जो किंग बॉम्ब हैं जो मदरसों में पल रहे हैं वो भी ही काम करेंगे। तो इसको हम, क्योंकि आपने तो दिखाया कि इस तरह से हमारे जवान को मार दिया जा रहा है, हमारे लड़के हर रोज वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो ये ट्विन थ्रेट है हमारे देश में भी जो आना पे और जो बाहर से पड़ेंगे कल मुजाहिद बन सकते, जो जिहादी बनेंगे, इनसे हम कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में देयर इज अ पॉवर्टी ट्रैप। ये एकमात्र मुल्क है जिसका पॉवर्टी लेवल बढ़ा है। जब भारत का घटा है, चीन का घटा है, पूरे साउथ एशिया में बांग्लादेश का घटा है, इसका पॉवर्टी लेवल ऊपर गया है। और पॉवर्टी लेवल के साथ द पॉवर्टी ट्रैप आता है मदरसा ट्रैप। अगर फैमिली में 5, 6, 7 बच्चे हो, खिलाफ सते नहीं, सो द ओनली ऑप्शन इज टू सेंड 2 to 3 चिल्ड्रन एट लीस्ट टू मदरसा। कम से कम फ्री फूड मिलेगी, फ्री एजुकेशन के नाम पे फ्री फूड उसको मिलती। Therefore, the ranks of the madrasas in Pakistan will always be full. 25,000 से ज्यादा मदरसे होते थे तब आजादी के टाइम में, कोई 400 मदरसे नहीं थे वहाँ पे। अब है वहाँ पे कोई 25,000 तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज मदरसे हैं, और अगर बाकी काम देखा जाए तो वो 50,000 के ऊपर वहाँ पे हो रहे हैं। खासकर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बेल्ट के मदरसे हैं, वो स्पेसिफिकली क्रिएटेड एज अ जिहाद फैक्ट्री फॉर फाइटिंग द सोवियत यूनियन। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने 1 करोड़ कॉपी तो कुरान प्रिंट करके वहां भेजी थी, फैलाने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए। और जो अफगानिस्तान की सोसाइटी है उसको रेडिकलाइज करके दैट नेशन स्टेट हैज बीन सबस्यूम्ड एंड डिस्ट्रॉयड। देयर वो नेशनलिज्म अफगानिस्तान की खत्म कर दी गई है भाई, बिकॉज़ ये काउंटर कॉन्सेप्ट्स। द उम्मा इज ग्लोबल, लाइक कम्युनिज्म, it does not believe in the concept of national frontiers and national sovereignty. National sovereignty is supposed to be fake, is supposed to be apostasy. Exactly. So you will have to change this mindset. You will have to get over the Muslim majority will have to assert itself, and carry out a kind of rethinking, reformation, carry out ijtihad collectively, carry out a consensus of the community, build a consensus of the community that we must now live the 21st century. 7th century की हर चीज 21st century के जमाने में कैसे लागू हो सकती है? No, it just stands to reason. You will have to modernize. You will have to become a bit more liberal and a bit more tolerant of other faith, because you can't start with a presumption that I have to either convert or to kill, but then you will most of the time be killing or be engaged in war. And it is a sad fact of life that more of the Muslim majority states are at war with their neighbors. They can't live peacefully. So now something has to be done, because global terrorism is becoming a menace to humanity. 80 to 90% of the Muslim population would like to live in peace, would like to be left alone to pursue their pursuits. It's this that you have to address. It is this segment that you have to address, to look for reform, to look for modernism to enter. And when you get a secular liberal education, automatically you are there. So we would also have to look at the syllabi content in the madrasas. They can teach them, but they must also teach physics, chemistry, maths, modern history, so that there's a kind of a counterbalance to exploitation of the Medina angle, and less emphasis on the tolerant angle. The special condition in India was there has been an osmosis between the religion of Islam and India to an extent, in terms of Shia. Shia are the Bhakti movement in India and the Shia Sufi movement. They were right. They had lots of commonality. Kabir, you're not really sure whether he's a Muslim or a Hindu. I mean, that is the level of synthesis of the two faiths. Even in the Sikh religion, you'll find a lot of borrowing from Islam. The one God concept, etc., etc. There's a lot of osmosis that has taken place between the Indian and the Islamic religion. And overall, became, especially with the time of Akbar, there was a tendency to be secular kind of a thing, to be liberal. He stopped the jizya tax, he stopped persecution, because he was far-sighted enough to realize that if you persecute such a large community,
India is the only country which was completely ruled by Islam. But today, at least 80+% of the Indians are still Hindus. जी You see, the Hindu state was destroyed, but they turned to the community as little nuclei. और वहां पे दे सर कि भाई अगर आपने धर्म परिवर्तन किया तो रोटी बेटी का रिश्ता बंद, खाना हमारे साथ बैठ के नहीं खा सकते. So the Jatis, this thing was rest. It splintered into Jati. It proved to be a weak state because it lost militarily, but it proved to be a strong society. It जी is a societal अबे pressure जी that kept people from conversion. Now the problem जी is you are still mottoed in these Jatis as society, right? And you have got a nation state. And it's counterproductive to have so many splintering groups, Jatis. These all elections are based on caste. The British आप ना accentuated caste to divide the country. So you also have to turn to a nationalist perspective. Even Hinduism has to turn into a totally nationalist perspective. Now you have your state. It's not जी like the मेरी Islamic तो भाई आपने आपने ना ये सुंदर बात की कि टाइम के साथ साथ सब कुछ चलना होता है और सिर्फ यार 21st सेंचुरी तो 7th सेंचुरी एरिया में रह नहीं सकते क्योंकि तभी हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं पीसफुली और वो इंडियन आर्मी ने अपने एयरफोर्स से करके खाया. अब इसमें उनको जो ऑब्जेक्शन आती है सबसे पहली कि जो इस्लाम है कि उनका कहना है कि जो कुरान है दैट इज अ वर्ड ऑफ गॉड. अब इसके लिए कोई ना तो प्रूफ है उनका कैसा है कि ऐसा है तो हम इसका एक भी वर्ड चेंज नहीं कर सकते. अगर वो वर्ड चेंज नहीं कर सकते दैट इज नॉन नेगोशिएबल है, वो चेंज नहीं हो सकता. अगर चेंज नहीं हो सकता तो कुरान की जो इंटेंशन है जिहाद की वो सबके लिए फर्ज हो जाती है. और सिर्फ जैसे मैं थोड़ी देर पहले मेरे गौर से बात कि जिहाद आता है उसमें 35 बार लेकिन 123 बार आ जाता है किताल फिसबिल्लाह कि आपने नॉन मुस्लिम्स को मारना है, कत्ल करना, किताल आ जाता है उसके अंदर. जब ऐसी इंजंक्शंस रहेंगी और नॉन नेगोशिएबल रहेंगी तो वी आर सिटिंग ऑन टाइम बॉम्ब. अब उसका एक सॉल्यूशन जो है समझ में आता है जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इनको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इफ वन इज गोइंग आउट ऑफ हिंदू फूड दैट इज वन एनिमी मोर. तो जब तक ये मदरसों में पढ़ते रहेंगे वहां पर अब में पढ़ेंगे, वहां हदीस पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बायोग्राफी पढ़ेंगे. तीनों में वायलेंस जो है वो प्रेडोमिनेंट है, स्पेशली जो हेट्रेड है अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स वो प्रेडोमिनेंट है. तो इस तरह के सिनेरियो में एक ऑप्शन तो ये कि हम इन्हें सेंसिटाइज करें, इनकी कम्युनिटी को सेंसिटाइज करें, उनको वापस लेके आएं कि तुम्हें किसी ने गलती से कन्वर्ट कर दिया बाय ड्यूरेस, बाय जिजिया, बाय फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट्स, बाय द थ्रेट ऑफ मर्डर. लेकिन नाउ इट इज टाइम टू कम बैक इन द प्लूरलिस्टिक सोशियो-कल्चरल ethos, socio-cultural structure of this very own country. That's वो एक solution. लेकिन अगर हम ये कहेंगे इसे कि भाई तुम वो मक्का वाली वर्सेस को फॉलो करो, मदीना वाली नहीं करो, तो नॉन नेगोशिएबल है, बल्कि हम उनको उल्टा करने के कह रहे हैं क्योंकि मदीना वाली वर्सेस सुपरसीड करती हैं, वो एब्रोगेट कर देंगे पीस वर्सेस उनको. अंडर सच सिनेरियो क्या इनको वापस लाना इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन वे टू. साहब देखिए, आई एम टॉकिंग एज अ मिलिट्री मैन. इज व्हाट यू सेइंग इट some of us might be very happy. Is it possible? Will it not create more conflict? Will it not put us back up against the wall and say, "So my religion, is identity is under threat"? You have to think of all these things. और मैं देखिए, let me be very candid, let me be very straightforward. Like Mr. Gauraria very rightly brought up to you the way we have managed this problem in the army, the Indian army. When we joined the army, हम लोग को कहा जाता है कि आप your only religion is India. धर्म आपका भारतवर्ष, ठीक है, बाकी सब आप बाहर वहाँ पे छोड़ के आइए. और जो हमारे धर्मस्थल है, हमने सर्व धर्म स्थल बनाए. There is no separate mosque, no separate गुरुद्वारा, no separate temple, no separate church. सब एक जगह जाते हैं, अपनी अपनी इबादत करते हैं. वहीं पे आपकी कुरान शरीफ पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं. आपने जो पढ़ना है आप पढ़िए, आप जो करना है करिए. दूसरा कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा और आपकी हेल्प करेगा उल्टा उसके अंदर, ठीक है. और जो एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, कास्ट क्रीड स्पेशली, वो मैं अपनी पढ़न में बोला करता था, ये जात पात आपको नो सिंगल क्लास यूनिट आल्सो, लाइक आई वुड से डोगरा, आई कमांड जेएनडी राइफल और डोगरा, प्योर डोगरा. वहां पे भी ये जात पात के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शेड्यूल कास्ट वगैरह ये सब तमाशा शुरू हो जाता था. ग्रुपिज्म, गुटबाजी बन जाती थी. तो भाई इन मिलिट्री कम डाउन रूथलेसली ऑन सच थिंग. तो हमने उनको कहा कि देखो यार, मेरे पास दो जात हैं केवल, एक काम करने वाले, दूसरे कमचोर. यू कम इनटू दैट कामचोर कैटेगरी, मैं तुम्हें पटन से निकाल के घर भेज के दम दूंगा. कितने आपने फौज के रिटायर्ड देखे हैं जो इसमें शामिल है, बताइए. एग्जैक्टली मैं वही कह रहा था कि आर्मी से हमने की का धर्म तो नहीं बंद किया ना, मतलब खुद रिटर्न नहीं करी उसकी आइडेंटिटी जी. एंड दूसरी चीज ये है कि देखिए साहब, द बिगेस्ट, लेट्स टॉक फैक्ट्स, द बिगेस्ट इंसाइटमेंट टू ऑल दिस वायलेंस, एसिमेट्रिक वायलेंस, टेररिज्म इज पाकिस्तान. पाकिस्तान पैसे ला रही है इसमें, ठीक है. गुड मनी दे आर यूजिंग. पैसे आलू प्याज खाने को नहीं है और वो पैसे खूब इनके पास इस तरफ जिहाद की तरफ इंडिया लगने के लिए और गज़वाए हिंद के सपने लेने के लिए. मेरा ख्याल ये प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी साहब when we take Pakistan to task.
जब हम फौज में मैं आया था 71 में, वो युद्ध हुआ था, वाकई पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। 10 साल पाकिस्तान शांत रहा था और सब लोग इस प्रकार के जो जिहादी थे मेंटालिटी के चुप रहे थे, ठीक है ना। फिर वो अमेरिका कूद पड़ा बीच में अफगानिस्तान में, और फिर रिवाइवल हुई, फिर तो जहाज को तो कहां से फूट दिया गया, ठीक है। नाउ एज टू योर पॉइंट कि वहां ये लिखा है तो वो कभी रिफॉर्म हो नहीं सका, मैंने बोला यू आर फ्री टू इंटरप्रेट कि एट दिस टाइम शुड आई अप्लाई इन दिस 21st सेंचुरी, शुड आई अप्लाई द मदीना फेज और द मक्का फेज। You are दोनों are the words of the Quran. So therefore they are free to apply, and if you and I do it, it will be resisted. But let it come from the silent Muslim majority that urge for reform, modernism in their own way, in their own Muslim way, without threatening their identity. जहाँ आप किसी की identity threaten करो, वो react करेगा, right or wrong. Agree. नहीं, आप वो react करेगा, you will act the ranks of the jihadi. So you have to go about it in a sensible way, you know, because automatically लोग modernist scientific education लेंगे, आगे mindset change हो जाते हैं, though we have evidence to the contrary also, but our mindset वहाँ पे change होता है। और the reform movement must come from within Islam, so that it is non-threatening. It is non-threatening. It doesn't get its back against the wall. It doesn't add to the ranks of the jihadi tanzeems. जी, उसमें मेजर साहब, उसमें एक जो काउंटर आर्गुमेंट भी तो दिया जाता है कि वी वेटेड फॉर 75 इयर्स के उनके अंदर से रिफॉर्मेशन आएगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ कमिंग रिफॉर्मेशन द क्लॉक इज वर्किंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। वहां पे रिफॉर्मेशन नहीं। How you say that? What happened in the Middle East? Please see, UAE टोटली अमेरिकन कॉलोनी बन गया है ये तो तकरीबन, और वहां सब मैकडोनल्ड, बर्गर सब आपको मिल रहा है। What is happening in Muscat, Oman, lot of these UAE, Saudi Arabia, very pro-American thing. वो जो है उसका लड़का जो डिफेंस मिनिस्टर है। अपने जब हम अपने देश की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि मदरसे 1947 में कुछ 100 थे, अब हजारों में गए, उनकी लाखों को टच कर रहे हैं। तो इनमें से ये लोग निकलेंगे, निकल रहे हैं, बल्कि आप साहब स्टेट फंडिंग ही तो कर रहे हैं मदरसा से, एग्जैक्टली वहाँ पे मौलवी को पे भी किया जा रहा है। इट इज द स्टेट व्हिच इज डूइंग इट, सो द स्टेट कैन देन सेट द करिकुलम। एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एकदम ठीक कहा कि जैसे आपने आदमी एड्रेस किया उनको कि तुम्हारे नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जब हम ये बोलते हैं जात पात होनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात थी कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होना ही चाहिए, तभी सिविलाइज्ड सोसाइटी बनी है। लेकिन अब उसमें पॉइंट ये था कि जात पात के नाम पे कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस कभी बनी, जबकि इस्लाम के नाम पे आपको सैकड़ों मिल जाते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी, लेट मी करेक्ट यू देयर। जात पात के नाम पे आर्मी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं भाई, ये माओइस्ट क्या है? ये माओइस्ट क्या है? वो ट्राइबल है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है। बीमारी आपकी आई है और इसी तरह चलता रहा, ज्यादा टाइम नहीं है कि इनको ही लोग बाहर वाले आधार दे। बिल्कुल ठीक बात है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब हम एक तो रिलीजन के नाम पे एक्सक्लूसिव जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनती है, तो अपनी इंस्पिरेशन जिहादी सबील्ला या ताल की सबील्ला से रही है, तो उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्टेट को काम करना ही चाहिए कि मदरसों का करिकुलम है उसको अगर वो सुधार देते हैं, दैट कैन मेक अ लॉट डिफरेंस। दैट इज वन ऑफ द मेजर सॉल्यूशंस जो हमारे पास अपने देश में तो कम से कम है। हम पाकिस्तान के मदरसे ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने देश में तो हम जो मुसलमान के घर में बच्चे ने जन्म लिया है उसका भी क्राइम छोड़िए, बच्चे किस घर में आप पाकिस्तान का एजुकेशनल करिकुलम देखिए, इट इज वर्स देन अ मदरसा करिकुलम। यू जस्ट रीड द वे दे राइट हिस्ट्री। अल्फे पे में वो यू नो जालिम वो सिया हिंदू दिखता है, यू नो दैट द एजुकेशनल करिकुलम इन पाकिस्तान। क्वाइट ऑब्वियसली 18% हिंदू माइनॉरिटी थी, आज 1.6% है जी। मां के हकीकत के कन्वर्ट कर खत्म कर दिया। So you forget madrasa, the educational system in Pakistan needs reform. You see, the point at issue is, as Gaurav Arya very rightly pointed out, you know, the motto of the Pakistan Army in Ziaul Haq's time was changed from, you know, Ittihad Qurbani to Jihad fi Sabilillah. Jihad fi Sabilillah. You know, so that was added to the Pakistan motto. And Wali Nasr, a Malaysian Islamic scholar, he writes he made the state a bridgehead for the export of jihadi Islam. Is it a nation state or is it a bridgehead for exporting Islam? You see, just like the Soviet Union was once regarded as a great threat by all the other countries of the world, because they said, communists of the world unite, the poor and oppressed of the world unite, you have nothing to lose but your chins. Borders do not matter. Communism is global, universal. I'm afraid this jihadi version of Islam is also global. The Ummah is global. As per that, cannot be contained by the boundaries of a nation state. So we have to, you know, tackle this mindset. We have to ask Pakistan, are you a state, modern Westphalian nation state? Yeah, you are the bridgehead for export of the jihad ideology. You will decide the government that takes place in Afghanistan. You will decide the government that is there in Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, any place where there are Muslims. ठेकेदारी आपकी है। आप कौन होते हैं? Who the bloody are you? Turkey is becoming another Erdogan wants to be Khalifa.
वांट टू से वो 3,500 टेररिस्ट कश्मीर में भेजना चाहता है, सीरियन, ठीक है साहब। वो बगराम का एयरबेस पकड़ना चाहता है ताकि अपने F-16 वहां भेज सके। कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो उसमें वो अकलराजी करे, टर्की के F-16 भी आपके खिलाफ फ्लाई करेंगे उस टाइम। तो यू सी ये खतरा तो ये बहुत बड़ा है एंड इट हैज टू बी टैकल्ड। बट दुनिया भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे तो उसने मिडिल ईस्ट को तो बिल्कुल मेरा ख्याल कन्वर्ट कर लिया अपनी तरफ, मॉडर्निज्म की तरफ। नॉट आई वुड कॉल इट लिबरलिज्म बट अ काइंड ऑफ लेस टॉक्सिक वर्जन ऑफ जिहादिज्म, very much less toxic version of less radicalized version of Islam prevails there now. The more open modernism, वो सारे फॉरेन वर्कर्स लालू के काम कर रहे हैं वहां पे, they are going, उनकी इकोनॉमीज बूम कर रही है। पाकिस्तान ये करके अपनी इकोनॉमी का भटा बैठा रहा है, यू नो, बिकॉज सिवाय दी एक्सपोर्ट हम आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इंटरनेशनल टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं। सो द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज टू बी डिटॉक्सिफाइड। एजुकेशनल सिस्टम, मदरसे तो बाद में आएंगे, उनका जो मेन लाइन एजुकेशन सिस्टम है उसको आपको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। द वर्ल्ड विल हैव टू पुट प्रेशर, बिकॉज जहां देखो टेररिज्म हो रही है उसके तार पाकिस्तान। इंडिया की प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाएगी जिस दिन ये बैड एग्जांपल है कि देखो साहब हमने अफगानिस्तान फतह कर ली, इंडिया इज नेक्स्ट। आप पाकिस्तान को बनाइए, कॉस्ट क्या है इसका, लेकिन अगर आप उसको पीस टॉक्स करेंगे, यू नो, इंडिविजुअल लेवल पे हम वायलेंस दिखाते हैं, एक ही अकेला आदमी जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको मार डालो, काट डालो, लीच कर दो। व्हाट अबाउट पाकिस्तान जो असली फसाद की जड़ है, उसके साथ पीस टॉक करो, उसके साथ सीज फायर करो। क्यों सीज फायर है आपका पाकिस्तान के साथ? फरवरी में क्या फैसिलिटेट पाकिस्तान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। बात क्या कर रहे हैं सर, बात क्या कर रहे हैं? टेक ओवर दी नेशन स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, डिस्ट्रॉय योर एआई, और फिर आपके लोग बोले लेट अस बी द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द तालिबान। अरे तालिबान से ज्यादा टॉक्सिक कोई आइडियोलॉजी है? वो आपके हक बन जाएंगे। पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान ने तालिबान को रेस किया, काम किया, इक्विप किया, फाइनेंस किया, शेल्टर दिया। 20 साल जब अमेरिका उनको मारने के लिए था पाकिस्तान में बुला बुला के शेल्टर दिया, वो पाकिस्तान को छोड़ के हमारे सके हो जाएंगे। क्या बात है? What is the message you are sending to your own Muslim population? This is the way. हमको अच्छा लगता है। So we have to, your basic root cause of problem is पाकिस्तान। वहां से 10 से पहले कहाँ बने? भोग के हिसाब से जेम्स फैक्ट्री कहाँ नहीं, पाकिस्तान में बने। फिर आके देखा देखी फॉलो किया, वहां की रेडिकलाइजेशन, यहाँ के लोग रेडिकलाइज हुए हैं। फिर ISIS स्टेट, एक स्टेट का फंडिंग के पास था, उसने तो ऑन द नेट ऐसा रेडिकलाइजेशन नेटवर्क बनाया है, कहने की बात। यू हैव टू, देखिए नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, आप कह रहे हैं साहब उसमें कुरान शरीफ में लिखा है कि भाई मदीना फेर में जिहाद करो, गले दो, काटो वगैरह वगैरह। कंडीशंस फॉर जिहाद भी थी है जी। जिहाद अफजल जिहाद, अगर जिहाद, वी ऑल हर्ड दैट। पहले तो जिहाद वो है जो कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं मैं उसके खिलाफ लड़ूं, मेरे अंदर जो रेप की पल्स, डकैती की पल्स, उसको कंट्रोल करूं। दैट इज अफजल जिहाद। अफजल जिहाद तो वो होती है अगर जिहाद के कंडीशन है। कई बार हमने पकड़े टेररिस्ट पाकिस्तानी, अफगान, जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे जब उनको इंटरोगेट किया गया तो उसने बोला कि साहब मेरे को बोला गया था कि जम्मू कश्मीर में मस्जिदें तोड़ दी गई हैं, लोगों को मस्जिद जाने से मनाही है, वो अजान नहीं दे सकते, वो अपना नमाज नहीं कर सकते। तो इन सच कंडीशन अगर जिहाद इज सपोज्ड टू बी रिजल्टेड, इफ यू फील इस्लाम इज अंडर थ्रेट, दैट मींस यू आर नॉट बीइंग अलाउड टू प्रैक्टिस इस्लाम, तो देन इट इज अजहर जिहाद। लेकिन देखिए द बेस्ट पार्ट इज the only place where that is being done is in Xinjiang, China. मॉस्क से बाहर आप आके प्रे कर सकते हैं, नो लाउड स्पीकर ऑन द मॉस्क, कोई दाढ़ी नहीं रख सकता चाइनीज मुस्लिम, किसी उनकी औरतें बुर्का नहीं डाल सकती, कोड़े मार मार के उनको 6 लाख डाल रखे कंसंट्रेशन कैंप्स में। वहां पाकिस्तान कुछ नहीं कहता। अगर देखा जाए, इफ यू गो बाय द होली कुरान, द ओनली प्लेस दैट क्वालिफाइज फॉर अ जिहाद टुडे इज Xinjiang प्रोविंस ऑफ चाइना। लेकिन ये बिके हुए चाइना ने खरीदा हुआ है, तो ये हिपोक्रेसी है। बताइए जरा इनको। अरे साहब अगर आप वाकई बिलीव करते हैं इस पार्ट ऑफ द कुरान में, होली कुरान में, तो आप Xinjiang का क्या कर रहे हैं? Xinjiang की कोई बात नहीं सुनी हमने। के इंडियन मुस्लिम बोलते होंगे, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में Xinjiang और वहां के उइगुर मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है एक लफ्ज नहीं है। हिपोक्रेसी है ये। This has to be pointed out. If you really had faith, you would be fighting there and not in Kashmir. कश्मीर में पूरी फ्रीडम है, आप बस जाएं, आप नमाज करें, फ्राइडे प्रेयर करें, आप अज़ान में, किसी ने किसी को रोका नहीं है साहब। तो देयर आर नो कंडीशंस फॉर जिहाद इन इंडिया। एज पर द होली बुक देयर आर नो कंडीशंस फॉर जिहाद इन इंडिया। मेजर जो कुरान में इस तरह की पहले तो जो ये जिहाद अगर और जो डिफरेंट कैटेगरीज कुरान में मेंशन, हाँ जिहाद अफजल, इसका कुरान में मेंशन नहीं, सिर्फ एक जगह पे पासिंग रेफरेंस आ रहा है।
और दूसरा उनका कहना है कि हर मुसलमान को तब तक लड़ते रहना जब तक साल का सारा संसार जो है दारुल इस्लाम में जाता। Till then, हर मुस्लिम की So therefore, when a Muslim says that, I am also at liberty to read the book and tell him, who are you to make them believe? If we had wanted, they would have believed. I can quote this one. You can quote this one. दो कुरान शरीफ से है ना। लेकिन उसमें कुरान ये कहती है जहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलती है, तो आप कहाँ पे फोकस करना चाहते हो? That is for the Muslim community to decide if they want to become liberal and modern, enter the 21st century, come out of a time war in the 7th century AD. स्लेव शेयर तब ले जाते थे। आज कोई स्लेव की को रख सकता है? इसी सेक्स स्लेव बाकी रख सकते हैं। अब ये लुत्फ बड़ा में आ सकता है कई लोगों को, बट देन आई वुड एडवाइज देम टू डू अफजल जिहाद। अपने आप की जो खराब टेंडेंसीज है, रेप करने की, दूसरे की वाइफ पे हाथ मारने की, बेटी है, दैट हैज टू बी कंट्रोल्ड। दैट इज अफजल जिहाद। अब वो करिए ना। तो जी अगर आप देखिए, मैं मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ बैठ के मैंने डिस्कशंस की हुई, मैंने कहा समझने के लिए, खुद की समझ के लिए कि व्हाट आर वी आप हैं। तो जब मैं स्कॉलर्स, शिया स्कॉलर और ये स्कॉलर्स हमें वहां पे आमने सामने किए, उन्होंने उनकी बोली बंद करा दी। साहब, द लॉर्ड ऑफ द कुरान इज नॉट द लॉर्ड ऑफ द मुसलमान, ही द लॉर्ड ऑफ द होल कायनात। जी ये उस पे तो आप कैसे भी ये नैरो कॉन्टेक्स्ट को ले सकते हैं? इट कैन बी आर्ग्यूड दैट साइलेंट मुस्लिम मेजॉरिटी डू इट। रिफॉर्म वही होगा जो अंदर से आएगा। आप नहीं थोप सकते, मैं नहीं थोप सकता, क्योंकि अगर आप और कोई और करे, it will put it back up to the war, it will be an identity threat. Then you will add to the rank of the jihadi. उसमें एक जो छोटी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब तक वो अपनी कम्युनिटी को धारेंगे नहीं, तब तक हमारे जो लड़के हैं वो जिहाद की बीच चढ़े रहेंगे। हमको अरे साहब, ये देखिए प्लीज, ये जिहाद की बलि आप प्लीज बोलना बंद करिए, बिकॉज वो लड़ाई है, हमारे लड़के भी मर रहे हैं। The ratio of kills is 1:10. For every one terrorist, for every one soldier killed, 10 of those are killed. ये जो टर्मिनोलॉजी है हमारी, ये हम तो बलि चढ़ने वाले हैं, मरने वाले, लड़ नहीं सकते। हम तो गद्दियां हैं, दूसरी गल आगे करके थप्पड़ खाएंगे। प्लीज गेट आउट ऑफ दैट। क्यों बलि चढ़ा? हम तो मारे हैं और मारेंगे, एंड वी विल फिनिश ऑफ। श्रीलंका ने क्या किया है? खास करिए ना आप। हमारी प्रॉब्लम है कि यू डोंट वांट टू यूज फोर्स। आपके टैंक, आपके जेट फाइटर, आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किए हमने नहीं। आप कहते हैं सब ये राइफल से लड़ा, हम भी राइफल से लड़ेंगे। अमेरिका राइफल से नहीं लड़ा। B-52 बम्बर, जेट फाइटर, टैंक सब लगा दिए इराक में, अफगानिस्तान में। रशियन ने सारे टैंक, जेट बम्बर, फाइटर बम्बर लगा दिए, तोपें लगाई। पाकिस्तान ने लगाई है। एक आप ही है गांधीवादी। अपनी प्रॉब्लम देखिए ना, आप लोगों की प्रॉब्लम देखने के बजाय तो अपनी प्रॉब्लम देखिए। आप गांधीवादी हैं। 8 साल आपका देश हमले पे हमला हुआ, रेप हुआ, आपके मंदिर तोड़े गए, आपके शहर जाए गए, औरतें मांस रेप हुआ, ले जाके काबुल के बफेज में बेची गई। और आपका 800 साल के बाद फलसफा क्या है? हम तो गांधीवादी है साहब, हम तो हिटलरवादी है, हम तो एक गाल में चारा मारे, हम दूसरी गल आगे करते हैं। तुम करो, आप चढ़ो वाली, मैं क्यों लड़ूं? आई विल हिट बैक। ये जो माइंडसेट है आपका, ये उल्टा है। यू नीड रिफॉर्म, यू नीड अ सीरियस रिफॉर्म। लेट मी टेल यू दिस, बिकॉज़ ये 800 साल में आपने देखा, चाइना की 100 साल ह्यूमिलिएशन हुई, उन्होंने कहा फिर नहीं होगी साहब। आज वो दुनिया की नंबर 2 बड़ी मिलिट्री ताकत। यहाँ पे लोग नहीं मर जाती है, पैसा खर्चा किए फौज के ऊपर, बहुत आ रहे हैं, फालतू आ रहे हैं, डाउन साइज करो, कट करो, ये करो, वो करो। अरे आपके खतरे हैं तो आपको फौज बड़ी करनी पड़ेगी। खतरा आपका बढ़ गया है। चीन है, पाकिस्तान है, तालिबान है, तुर्की है, ठीक है साहब। और आपके घर के अंदर सांप पाल रखे हैं, घर के अंदर जिहादी सांप है आपको, तो आपका खतरा बढ़ जा रहा है। आप है कि साहब हम एक बैंक को उनको वो कोलैप्स हो रही है तो 1.5 लाख करोड़ लगा देंगे, आंख नहीं पलक नहीं झपकेंगे। और वो 2000 करोड़ का कुछ लेके देना, रो मनाएंगे, क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए। 10 साल नेगोशिएशन चलती है। अब थोड़ी आके सरकार के बाद थोड़ा बदल हुआ है। 10 साल यूपीए ने एक फाइटर जेट नहीं खरीदा। एयरफोर्स हार जीत का फैसला करती। एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो 45 होनी चाहिए, आज 30 से नीचे आए। तो फिर आप क्या ब्लेम करोगे? आप अंदर झाड़ो ना। छत्र भाव नहीं है आपके अंदर। वेदों के अंदर 10 राजा युद्ध का डिस्क्रिप्शन है, द्वादश राजन युद्ध का डिस्क्रिप्शन है, वॉर ऑफ 10 किंग्स, वॉर ऑफ 20 किंग्स। महाभारत के सेल पे, महाभारत इज अबाउट वॉर, रामायण इज अबाउट वॉर। आप कहां से बौद्ध बन गए? एंड जो बौद्ध नेशन है श्रीलंका और बर्मा, म्यांमार, वो देखो कैसे मर रहे हैं जो उनके खिलाफ हथियार उड़ाता है। बौद्धों ने भी ये सीख लिया कि अपनी बचाव की है। ये दुनिया जब ऐसी है, माइंडसेट ऐसे है, फिर यू हैव टू बी स्ट्रांग एनफ टू डिफेंड योरसेल्फ एंड अटैक इन रिटर्न। वो आपका नहीं बड़ी बड़ी बातें करो, ये एक बंदा जा रहा है, ये लेके शायद बैग का लेके जा रहा है वगैरह, उसको लिंच कर दो। उसमें क्या बहादुरी है? आपको लड़ना अगर पाकिस्तान से लड़िए,
वहां स्टॉक करोगे, वहां क्रिकेट खेलोगे। क्यों क्रिकेट खेल रहे हो आप? It's आप shameful. कह रहे हो कि बली चल रहा है, why are you playing cricket? Absolutely. It's shameful The for a nation problem to is take. Pakistan, sir, not Islam. Your problem is Pakistan. आप प्लीज उसे डील करिए, वो दुश्मन, जी, उसे जब अभी डील नहीं करे, आप एनकरेजमेंट देते हैं यहाँ लोगों को कि वो उन्हें पिछला गुट जाए। अब वो छोड़ दिया, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, नो नेम्स, पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारी, वो जाके पाकिस्तान में आप हमको लाइए, आप हमको लाइए। I'm very sorry to state these are the exact words of the Shakar Iyer. Otherwise, a person I respect greatly for intellect. आप हमको लाइए, फिर देखिए, मतलब पाकिस्तान अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट से ये। You see, because I have to be soft. This is not a question of religion; it's a question of nation state. And war, Pakistan is waging asymmetric war against you 30 साल से। आप उसको करिए ना, यहाँ के बेचारे मुस्लिम को क्यों कर रहे हैं? ड्यू अपॉलजीज, यहाँ का मुस्लिम कंपनी कोर्ट मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र जो इस देश के लिए शहीद हो गया, ठीक है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान महावीर चक्र मरणोपरांत। ऐसी शहादत की साले बहुत। जी, Let us motivate them to be loyal to India. जी, मीनाक्षी, आपने ना बिल्कुल जो हिट नेल ऑन द हेड, जब आपने कहा कि 800 साल से ये बर्बरता हम देख रहे हैं कि महिलाओं के मां रेप किए गए, मर्डर किए, वेरी वेरी नाइसली पुट। लेकिन उसमें फिर एक जो बात आती है कि 800 साल से चल रहा है, उस समय तो कोई पाकिस्तान नहीं था, वो तो जिहाद था और इस्लाम था जिससे सब कुछ किया। तो वी आर बी नॉट एड्रेसिंग दिस कोर इशू। उस टाइम पे पाकिस्तान नेशन स्टेट नहीं थे, प्लीज, यहाँ का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आज से 800 साल पहले मत लगाइए ना। नेशन स्टेट नहीं थे, तुर्को मंगोल जाए, पठान जाए, उसके बाद आपकी जो यहाँ की जो मुगलों है, यहाँ के पंजाबी मुसलमान पूरे कन्वर्ट किए और उनको इस्तेमाल किया आपके खिलाफ। wars which carried to the south, the only thing that helped India was India is too huge to be conquered in one go. जब यहाँ पे नॉर्थ में मुस्लिम स्वराज था, the Chola Empire was spreading till Southeast Asia. तो करते उनको ये 800 साल लगे पूरे इंडिया को कॉन्कर करने, इसीलिए बन गया आपका इंडिजिनस रीजन, ठीक है। लेट्स नो दैट। और उस वक्त पाकिस्तान ही क्या गलत, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, वो तुर्की था, उस वक्त अफगानिस्तान था, उस वक्त मंगोलिया था, उस वक्त ये उज्बेकिस्तान था। वो कहाँ से आए? उज्बेकिस्तान से आए ना सर। आज ही जाइए, वहां पे बड़ा भारी स्टैचू है तैमूर का, तैमूरलंग, अमीर तैमूर। वो कहते हैं वो अच्छा था, वो लूट लाट के वापस तो लाया। ये मुगल साले भाग गए और ये तो बोलते हैं जाके इंडिया में सेटल हो गए, वहां कोई लूट वापस आके नहीं किया, कोई मार कोई होते नहीं दी यहाँ पे, ठीक है। तो इट हैज यू सी स्टेट्स हैव अ हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस एज पीपल, नेशनैलिटी, एथनिसिटीज। वो था ये बोलना कि पाकिस्तान को बोलना कि अभी प्रॉब्लम पाकिस्तान आ गया। हाँ, आपकी बड़ी भारी प्रॉब्लम है और आप उससे आंखें हटाते, आप उससे नजर चुराते, ठीक है। लोकल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे वायलेंस, क्या इज द राइट द आंसर टू दिस? व्हाट इज इंडिया? इज दैट द आंसर? इट्स नॉट जी, नॉट द आंसर जी। एक और चीज होती है कि किसी बच्चे ने अगर किसी मुसलमान के घर में जन्म लिया, हमें कोई राइट नहीं है कि हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करें, क्योंकि बच्चे की गलती है। हमें उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लेके आना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आ रहा है कि वी शुड हैव अ साइंटिफिक एप्टीट्यूड, द स्टेट शुड एंडेवर टू हैव साइंटिफिक एप्टीट्यूड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट किया। उन्होंने इन बच्चों को जो थोड़े से 2-3% मौलाना मौलवी अशरफ कास्ट जो है उनके चंगुल में छोड़ दिया। जो इनको भड़काते हैं, वो मदरसे में भड़काया, मदरसे के बाहर भड़काया, वो अलग बात है, वो इनको भड़काते रहे। लेकिन ये जो 97-98% मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं, उनको राइट है, जैसा आपने बिल्कुल कहा, कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन उनको हमने उनके कब्जे में छोड़ दिया। भाई उनके कब्जे में छोड़ने के, मदरसे में भेजने के, क्या हमारा एज स्टेट ये फर्ज नहीं बनता कि उनको मॉडर्न एजुकेशन में, उनको 21st सेंचुरी के इथोस से मिलाएं कि वो भी हमारे साथ कंधे कंधे मिला के चले, ना कि कल को किसी जिहाद फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट बन जाए। हमने पहले भी आपको कहा था, where the state is funding the madrasas West Bengal, then you have a right to oversee the curriculum, oversee what is being taught. भाई अगर पैसा सरकार दे रही है, सरकार has a right to see that पैसा is being earned properly, and it is not a jihad factory by default. And you cannot, very rightly you are saying, you cannot leave the community to the hands of a few radicals and fanatics क्योंकि वो आपसे साथ चिल्लाते। That is why मैं कह रहा हूँ, साहब reach out to the moderate Muslim majority, तो कि decently रहना चाहते हैं, peacefully रहना चाहते हैं, बच्चे सेफ चाहते हैं, वो रॉयट नहीं चाहते, वो गले अपने ही कटवाना चाहते हैं, वो want to live normally। उनको मोबिलाइज करो, उनको हिम्मत दो कि वो इनके खिलाफ खड़े हो सके, जो इनकी कम्युनिटी को इतनी बेइज्जत करा रहे हैं। हर एयरपोर्ट पे जाओ जहां मुस्लिम पासपोर्ट वो देखे नाम, आपकी डबल टिबल चेकिंग होगी। इज इट गुड फॉर द कम्युनिटी? ऐसा जो नाम, ऐसा जो इमेज बन गई है कि भाई टेररिज्म यहीं से है, ये तो रीजन है पूरा। तो ये आई एम श्योर जो पढ़े लिखे मुस्लिम भाई हैं, आई डोंट थिंक दे लाइक इट, नोबडी लाइक्स इट। अपील टू देम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आपने जो फैनेटिकल माइनॉरिटी है उसको ठेकेदार बना दिया है मुस्लिम कम्युनिटी।
यहाँ पर यही डिसाइड करेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी क्या चाहती है, इसी से बात होगी। यू कम आउट, अगर वो टेररिज्म वो कर रहा है तो ही प्लेस बिहाइंड बार्स। अगर लोगों को इंसाइट कर रहा है कि हथियार उठाओ, सरकार तक पढ़ो, तो उसको पेमेंट करने के बजाय प्रिजन में डालिए। हाँ बिल्कुल, कि अगर मदरसे में कोई भी ऐसा लिटरेचर पढ़ाया जाए जो नफरत करना सिखाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो दिस शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम। और ऐसी कोई भी बुक जो ऐसी लगती है कि जो हेटेड फैलाती है रिलीजन के नाम पे, उसको बैन करें, उसको बंद करें। उसके जो प्रीचर हैं उनको The state has a duty to oversee the functioning of the madrasa, especially when it is funding the madrasa. जी, State has a duty to oversee. So ये तो that is there is no thing that. जी जी, we are grateful for your presence over here, Richard Jalji. It's an honor talking to you. Thanks a lot. Thank you. जय भारत, जय हिंद।